चलो देखो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली स्केलेटन सिस्टम। अच्छा मेरा वीडियो नहीं दिख रहा, ठीक है। तो कल की क्लास में देखो हमने मस्कुलर देख लिया, स्केलेटन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन देखा कि कैसे कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब बेसिकली हम बॉडी के फ्रेमवर्क की बात करते हैं, जिसकी बात हमने कल भी करी थी कि ओवरऑल जो बॉडी है या ह्यूमन का बॉडी की बात करें स्पेसिफिकली, तो एक स्केलेटन है, एक ढांचा है। ठीक है, ढांचा किसका बना हुआ है? पूरा बोन्स का, हम बोल रहे हैं स्केलेटन सिस्टम। तो एक तरीके से क्या प्रोवाइड कर रहा है? फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है। और इसी फ्रेम के चारों तरफ क्या है? कहीं मसल्स हैं, कहीं हमारे इंटरनल ऑर्गन सेट है ना, और कहीं क्या है? हमारे डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क चल रहे हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्व्स का पूरा सिस्टम इसी में कहीं ना कहीं समाया हुआ। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क यानी कि स्केलेटन का हम आज स्टडी करते हैं। इसमें हमें देखना क्या है कि कौन सी बोन का नाम क्या है। क्वेश्चन यहीं से आएगा कि कौन सी बोन का नाम कहाँ पे है। दूसरी क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। दूसरा क्वेश्चन रीजन में क्या हो गया? जॉइंट्स नहीं पढ़ेंगे? जॉइंट्स भी पढ़ेंगे, जॉइंट्स इसके बाद पढ़ेंगे। बेसिकली फर्स्ट पोर्शन यही है कि कौन सी बोन कहाँ पे है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट पोर्शन है जॉइंट, और थर्ड इसके बाद है डिसऑर्डर्स। पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बेसिक फ्रेमवर्क का काम कर रहा है, एक बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है इसलिए हम ऐसे दिख रहे हैं। एनिमल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? उसका बोनी स्ट्रक्चर डिफरेंट तरीके का है, तो इसलिए वो हमें चार पैरों पे दिखता है। जैसे तुमने किसी ने डायनासोर का देखा होगा, डायनासोर का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसका स्केलेटन सिस्टम उस तरीके का है, तो वो वैसा स्ट्रक्चर में दिखता है। तो ये क्या कर रहा है? स्केलेटन सिस्टम एक फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को, तो बॉडी इसी फ्रेम के चारों तरफ क्या है? हमारी बनी हुई है। पहली बात करें तो एट द टाइम ऑफ बर्थ कितनी बोन्स होती हैं? अप्रोक्सीमेटली 300। जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 300 बोन देखने को मिलेंगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रो कर रहा है चाइल्ड, उसमें क्या होता है? फ्यूजन होने लगेगा। छोटी छोटी बोन्स होती हैं, बहुत सॉफ्ट बोन्स होती हैं, और बोन धीरे धीरे हार्ड होगी, उससे पहले ही होती है फ्यूज हो जाती है। तो एडल्ट में अगर हम देखें तो टोटल 206 206 बोन्स आर देयर। ठीक है, पहली बात ये होगी। अभी देखो इसमें यहाँ नाम दिए हुए हैं, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हमने ये नाम पढ़े नहीं है तो हमें समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये सभी बोन्स के नाम यहाँ पर लिखे हैं। बोन्स का फंक्शन क्या है? एक तो शेप प्रोवाइड कर रही है पूरी बॉडी को, एक स्केलेटन ढांचा बना रही है। दूसरा प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमने डिफरेंट चैप्टर्स में देखा। एक हमने देखा रेस्पिरेशन वाली है ब्रीदिंग चैप्टर में कि थोरैसिक केज बनता है, थोरैसिक चैम्बर बनता है। अभी ये थोड़ी देर पहले भी मैंने डिस्कस करा था कि थोरैसिक चैम्बर बना रहा है ना, रिब केज। रिब केज में क्या है? लंग्स है, लिवर है, हार्ट है, तो ये प्रोटेक्शन हो गया। दूसरा हमने स्कल की बात करी कि हमारे हेड पोर्शन में ब्रेन है, और ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? बोन्स। तो बोन्स का काम क्या हो गया? बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स, जो भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। ठीक है। तीसरा, मसल्स को एंकरेज। मसल्स को क्या प्रोवाइड कर रहा है? पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है, और मसल किससे अटैच हो रही है? बोन से, तभी वो मूवमेंट कर पा रहा है। अगर सिंपल बोन है और मसल उस पर अटैच नहीं होगी तो बोन भी मूव नहीं कर पा रही। बोन या हम मूव क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ द मसल्स, क्योंकि मसल्स बोन्स पर अटैच्ड है। ठीक है, मसल्स मूव करी तो हम अपने बोन्स को या अपने हैंड को या मूवमेंट कर पाए। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मिनरल्स यानी कि कैल्शियम का एक मेजर स्टोर हाउस है हमारी बोन्स। ठीक है, वहां पे कैल्शियम का स्टोरेज इज देयर, फॉस्फेट का स्टोरेज इज देयर। बेसिकली बोन्स बना ही किसका? कैल्शियम का, फॉस्फेट्स का। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ नहीं फिफ्थ हो गया, बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट आप समझ ही रहे हो, मसल्स मूव कर रहे हैं तो हम अपनी बॉडी मूव कर पा रहे हैं। और एक तरीके से बॉडी को या बॉडी हम खड़े ही क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि हार्ड स्ट्रक्चर है, बोन्स आर देयर। तो हार्ड स्ट्रक्चर है तभी तो हम खड़े भी हो पा रहे हैं। अदरवाइज सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है या बोन इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि हम खड़े भी नहीं हो पाते। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे नीचे वाले जो लोअर ऑर्गेनिज्म। एब्डोमेन में कोई बोन्स क्यों नहीं होती मैम? क्या चीज? एब्डोमेन में कोई बोन्स क्यों नहीं होती? स्टमक में? यस मैम। स्टमक में कैसे बोन होगी? स्टमक तो अंदर इंटरनल ऑर्गन है नेक्स्ट, उसमें हार्ट में कौन सी बोन है? स्केलेटन सिस्टम इज टोटली डिफरेंट। में थोड़ी होंगे इंटरनल ऑर्गन्स में बोन्स थोड़ी है। स्केलेटन सिस्टम तो सिर्फ कवरेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यही पूछ रहे हो ना? क्या पूछा आपने? यही पूछा है ना? लंग्स को रिब कवरेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
वैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बाहर कोई थोड़ी ना कवरेज होती है मतलब बोन्स की। ऐसे कोई कवरेज नहीं होती, लेकिन जो हमारी रिब्स है ना, रिब्स का जो पोर्शन है, कुछ फ्लोटिंग रिब्स आर देयर, वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, अभी हम रिब्स में पार्ट देखेंगे, तो रिब्स में भी क्या है, ऊपर वाले रिब्स तो केज बना ही रहे हैं पूरा, लेकिन नीचे जो दो रिब्स होती हैं वो केज नहीं बनाती, वो पूरा बस ऐसे साइडों से प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कवरेज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, यस तीसरा मैम। लास्ट पोर्शन क्या है कि रेड ब्लड सेल्स, जैसे हमने देखा बोन में क्या हो रहा है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। तो ये बोन मैरोस क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज कब कहाँ फॉर्म हो रही है, सब बोन्स के अंदर। तो ये क्या है, एक तरीके से बर्थ प्लेस है किसका, डिफरेंट आरबीसीज का, या हम ब्लड सेल्स का बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल फंक्शन हो गया। ये वही चीज लिखी है जो अभी बताई। बेसिकली अब देखो, जो पूरा स्केलेटन सिस्टम है ना ह्यूमन का, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक एक्सियल स्केलेटन, एक अपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब जो मेन एक्सिस बना रहा है, एक्सिस, एक्सिस मतलब एक सेंट्रल रॉड टाइप से मान लो, या सेंट्रल स्ट्रक्चर। और इसी सेंट्रल स्ट्रक्चर पे क्या है, हमारा पूरा ढांचा टिका हुआ है। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, स्केलेटन सिस्टम में सभी बोन्स हैं, ये ब्लू वाली भी और पिंक वाली भी, लेकिन जो बेसिक फ्रेमवर्क है पूरे स्केलेटन सिस्टम में भी, तो ये ब्लू वाला है, और इस ब्लू वाले पे ये पिंक वाले पोर्शन अटैच है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये ब्लू वाला पोर्शन है, इसको बोल दिया एक्सियल स्केलेटन। जैसे हम अर्थ में भी देखते हैं, तो एक्सिस है, और एक्सिस पे अर्थ अराउंड क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, यानी कि एक सेंट्रल चीज है और उसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है। सिमिलरली यहाँ पर एक्सिस किसे बोल रहे हैं, जो एक सेंट्रल फ्रेम है, क्या बना रहा है वो, हमारा हेड और रिब केज, और पीछे वर्टिब्रल कॉलम, वो सेंट्रल है, उस पे हमारे हाथ और पैर अटैच है। ठीक है, ये क्या है, इनको बोल रहे हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो है लिम्स हैं, अपेंडिकुलर यानी कि अपेंडेजेस, ये लगे हुए हैं एक्सियल स्केलेटन पे, अपेंडेजेस या लिम्स, दोनों हाथ और दोनों पैर, और साथ में गर्डल्स। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन में डिवाइड कर दिया है पूरे स्केलेटन सिस्टम को। अब टोटल नंबर ऑफ बोन्स देखे तो एक्सियल मैम स्केलेटन, हाँ बोलो। मैम रिब्स कितने पेयर होते हैं? अभी सब पढ़ेंगे, सब बताऊंगी, धीरे धीरे चलते हैं आगे। ठीक है, सब बताऊंगी। एक्सियल स्केलेटन की बात करें तो 80 बोन्स आर देयर। ठीक है, और बाकी बची हुई 126 अपेंडिकुलर स्केलेटन में है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में कितनी है, 80, अपेंडिकुलर में है 126। धीरे धीरे देखेंगे ये कैसे कैसे डिवाइडेड है, अभी उसी में देखते हैं। फिर एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या आता है आपका, स्कल, स्कल ये हो गया हेड वाला पोर्शन, जो आपको ये पूरा इसमें ब्लू वाले में देखो, डायग्राम में क्या दिख रहा है, ये ब्लू पोर्शन दिख रहा है, जो ब्लू पोर्शन है दैट इज एक्सियल स्केलेटन, और पिंक पोर्शन इज अपेंडिकुलर। इतना पोर्शन ये ऊपर माउथ हो गया, ये स्कल है। ठीक है, स्कल क्या कर रहा है, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है बेसिकली, अभी हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा, स्कल क्या कर रहा है, हमारे ब्रेन को, यहाँ ब्रेन है अंदर, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सेकेंड चीज हो गई वर्टिब्रल कॉलम, पीछे ये जो दिख रहा है दिस वन, ये पीछे पीछे भी होता है इसके, यहाँ दिख नहीं रहा पूरा ऐसे करके, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। आप पीछे छू के देखो अपना, पीछे कमर में जो आपको पूरा बोन दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा मतलब आप फील कर रहे हो, वो क्या है, वो पूरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। अभी लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा कि ब्रेन है और ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, तो कौन प्रोटेक्ट कर रहा है इसको, स्कल, और इसको कौन कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, एक ही हो गया। थर्ड है हमारा रिब्स और स्टर्नम। रिब्स हमें पता है ये दीज सर्कुलर स्ट्रक्चर्स, क्या है ये, सर्कुलर टाइप के बोन्स हैं। ठीक है, पूरा ऐसे घूम के आएगी पीछे से आगे, आप साइड में या फील करके देखो, आप छूने पे पता लग रहा है, हार्ड बोनी स्ट्रक्चर्स, दीज आर रिब्स, पीछे से आगे पूरा घूम के आ रही है। ठीक है, दीज आर रिब्स, और सामने की जो ये बोन है, यहाँ चेस्ट पे झुके देखो, दिस हार्ड स्ट्रक्चर बिल्कुल सेंटर में, वेंट्रल लोकेशन, दिस इज स्टर्नम। ये सॉर्ड शेप का बोन होता है ऐसे, बिल्कुल सॉर्ड की तरह, जैसे तलवार हो, फ्लैट बोन होती है ये। ठीक है,
कैसी बोन होती है? फ्लैट। स्टर्नम का काम क्या होता है? किसका? स्टर्नम का। स्टर्नम बेटा अभी ये क्या बताया मैंने, देखो रिब केज, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम, ये सब ही प्रोटेक्शन का ही काम कर रही है। आपके किस ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है ना? हार्ट है, देखो इसमें जो ये इतना रिब बना, इसके अंदर क्या क्या है? इस रिब केज के अंदर यहाँ पर लंग्स है आपकी दोनों तरफ, और यहाँ पर हार्ट भी है, ठीक है, और इधर है नीचे इधर। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? इंटरनल ऑर्गन्स को ही प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है ओके ना? मैम। चलो आगे देखते हैं, सेसमॉइड भी देखेंगे, अभी सब देखेंगे। अब मैं बीच बीच में यहाँ बताऊंगी ना तो पूरा चैप्टर हिल जाएगा, ठीक है? तो सीक्वेंस में चलते हैं थोड़ा सा। तो ये तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या आया? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। बाकी अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें, जैसे कि अपेंडेजेस या लिम्ब्स, तो उसमें क्या आएंगे हमारे? दोनों आर्म्स अपर लिम्ब्स, और नीचे के पैर दोनों लोअर लिम्ब्स। और ये हाथ और पैर जो हैं, ये कैसे अटैच्ड हैं? ये हमारे गर्डल्स के थ्रू अटैच है, डायरेक्ट अटैच नहीं है। यहाँ पे क्या है? ऊपर की तरफ यहाँ है पेक्टोरल गर्डल, ऐसे करके दोनों तरफ ट्रायंगुलर बोन होती है, और नीचे ये जो आपको दिख रहा है ऐसे बटरफ्लाई शेप का बोन, दिस इज पेल्विक गर्डल। तो ये गर्डल्स पेल्विक और यहाँ पे ये पेक्टोरल गर्डल, ये दोनों हाथ को और पैर को अटैच करने में हेल्प कर रही है, ठीक है? तो ये चारों चीजें, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ये किसके पार्ट है? अपेंडिकुलर स्केलेटन के, ठीक है, जो आपको बेसिकली पिंक में यहाँ पर दिख रहा है। मैम डायग्राम में पेक्टोरल गर्डल नहीं है? ये पेल्विस लिखा है इसने, लेकिन ये एक तरीके से पेक्टोरल गर्डल ही है। अभी हम आगे देखेंगे अलग से, डायग्राम में ना अलग दिखाया हुआ है, लेकिन है ये पेक्टोरल गर्डल ही, ठीक है? आगे देखेंगे उसमें क्या क्या होता है। जैसे यहाँ पे पेल्विक गर्डल भी आधा ही दिख रहा है। अच्छा पेक्टोरल बोल रहे हो? देखो ये तो पेल्विक है, ये स्कैपुला और ये क्लैविकल जो लिखे हैं ये पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है। तो इसने यहाँ पे अलग से बोन्स के नाम दिखा दिए हैं, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा, ठीक है? स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम आगे देखेंगे, ऐसे ट्राइंगुलर फिर बोनी स्ट्रक्चर ऐसा होता है इसका, ठीक है? यहाँ पे सिर्फ बोन्स का नाम लिखा हुआ है। अब देखो एक्सियल स्केलेटन में, एक सेकेंड, तो बेसिकली एक्सियल स्केलेटन में क्या है? 80 बोन्स थी हमने देखा, 80 कैसे कैसे डिवाइडेड है वो देखते हैं। पहले बात करते हैं स्कल की, ठीक है? स्कल में कितनी है? 22 बोन्स आर देयर। ये 22 बोन्स भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो क्रेनियम और एक फेशियल बोन्स। जो ये ऊपर का पोर्शन है सिर्फ हेड पोर्शन इतना, दिस इज क्रेनियम, और इसके नीचे जस्ट क्या है? हमारा ब्रेन, ठीक है? बाकी जो फेस में आपको बोन्स दिख रही है, जैसे ये चीक बोन्स हो गई, नीचे ये जॉ की बोन्स हो गई, यहाँ पे एक टंग के पास हेयोइड बोन हो गई, ये सब फेशियल बोन्स हैं। तो सिर्फ जो यहाँ हेड पोर्शन में जितने एरिया में आपके हेयर्स हैं, दैट इज क्रेनियम पार्ट। यानी कि स्कल को हमने डिवाइड कर दिया है क्रेनियम प्लस फेशियल बोन्स। क्रेनियम कितनी होती है? ये क्रेनियम कितनी बोन्स होती है ये क्वेश्चन आता है। क्रेनियम में होती है टोटल 8 बोन, और फेशियल बोन्स कितनी होती है? टोटल 14, ठीक है? एक पॉइंट ये हो गया। क्रेनियम किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? बोन को, ये हमें पता लग गया। हाँ 14 हो गई ना। दूसरी बात, अब देखते हैं स्कल में कौन कौन सी बोन है। 8 बोन की हमने बात करी। एक तो गई हमारी फ्रंटल बोन, ठीक है, जो ये जस्ट सामने है, ये जो फोरहेड वाला पोर्शन है आपका, दिस इज फ्रंटल बोन, ठीक है? इसके पीछे यहाँ पर जस्ट देखो, हेड देखो और अपना इसमें और फोटो में देखो, दिस इज पैराइटल बोन। फ्रंटल के पीछे ये फ्रंटल, फ्रंटल के पीछे दिस इज पैराइटल। पैराइटल के साइड्स में, दोनों साइड, इधर और इधर, ये क्या है? कान के ऊपर जो बोनी स्ट्रक्चर है दैट इज टेम्पोरल बोन, ठीक है? टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल के नीचे और पैराइटल के नीचे, यहाँ पीछे की तरफ, जहां ईयर के पीछे मान लो आप, या बिल्कुल नेक के ऊपर, दैट इज ऑक्सीपिटल बोन। जूम कर दूं? अब दिखा, ठीक है? Yes, ma'am. पहली वाली क्या थी? फ्रंटल बोन, जो ये आगे है, फ्रंटल के पीछे, यहाँ हेड के टॉप मोस्ट ऊपर, सबसे ऊपर वाले पोजीशन में, दैट इज पैराइटल बोन। दोनों कान के साइड्स में टेम्पोरल बोन,
ठीक है, और पीछे बैक में यहाँ पे नेक से ऊपर जो बोन है दैट इज ऑसिपिटल बोन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे की, स्फेनॉइड बोन, इथमाइड बोन और लेक्राइमल बोन। ये तीनों छोटी छोटी बोन है। एक देखो, एक ये है, एक ये अंदर की तरफ है जो आधी यहाँ कटी हुई है, और एक इधर है ये। ठीक है, और ये जाइगोमेटिक बोन। ये चारों कहीं ना कहीं मिलके क्या बना रहे हैं, एक आई कैविटी बना रही है। इसमें हमारी क्या है, आईज प्रेजेंट है। आप आई के चारों तरफ देखो बोनी स्ट्रक्चर्स आ गया, तो क्या कर रही है, ये कहीं ना कहीं हमारा एक आई सॉकेट बना रही है जिसमें आईज हमारी प्रेजेंट है। फिर एक नेजल बोन, नेजल बोन यहाँ पे जो नोज के अंदर, ये तो कार्टिलेज है जो ऊपर आपको दिख रही है, दिस इज कार्टिलेज, लेकिन अंदर क्या है इसके नीचे की तरफ, नेजल बोन। ठीक है, बात बची जॉ की। फेस देख लिया हमने, फोरहेड देख लिया, अब बचा ये जॉ। ऊपर वाला जो जॉ पोर्शन है, जो अपर जॉ का बोन है दैट इज मैक्सिला। ठीक है, और नीचे वाला जो जॉ है, ये पोर्शन जिससे हम बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, दैट इज मैंडिबल, लोअर जॉ बोन, और मैक्सिला इज अपर जॉ बोन। सिर्फ पूरे स्कल में सिर्फ मैंडिबल ऐसा बोन है जो मूवेबल है, और वो भी वॉलंटरी कंट्रोल में। बाकी आप कोई सा भी बोन हिला सकते हो, सर में नहीं हिला सकते। सिर्फ जॉ में भी नीचे लोअर जॉ, दैट इज मैंडिबल, वो ही बोन ऐसा है जिसको हम मूव कर सकते हैं। बाकी सारे जो भी है ये बोन्स, दीज आर फिक्स्ड। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंडिबल वाला। साथ में एक होता है हायोइड बोन। ठीक है, जैसे ये दिख रही है नीचे, यहाँ पर टंग वाले एरिया में होती है, दिस इज हायोइड बोन, और ये बोन है यू शेप्ड, तो इसको याद रखना, यू शेप्ड बोन इज हायोइड बोन। ठीक है, मैम बाकी सबको ऐसे क्यों मूव नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये फिक्स्ड जॉइंट्स के थ्रू चिपकी हुई है, बिल्कुल सील है। अभी हम जॉइंट्स पढ़ेंगे तो हम ये हाथ क्यों मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जॉइंट डिफरेंट है, और हेड में जो ये सारी बोन्स आपने देखी, और इनमें आपको ये दिख रहा है ना, ये दीज आर जॉइंट्स, ये स्यूचर्स हैं, और ये बिल्कुल सील पैक है, इनको आप मूव नहीं कर सकते, दिस आर सील्ड। मैम हायोइड बोन मैम कहाँ पे होती है? हायोइड बोन का फंक्शन क्या होता है? हायोइड बोन कहीं ना कहीं आपकी टंग को सपोर्ट करती है नीचे। ठीक है, तो इनमें जो बेसिकली स्कल में जो आपके जॉइंट्स हैं, दीज आर फिक्स्ड हैं, स्यूचर्स आर देयर। जो ये आपको जिगजैग लाइन इसमें दिख रही है, ये कैसे सील बना रही है, एक तरीके से बिल्कुल सील कर दिया है इसको, कैविटी को, और कहीं से कोई मूवमेंट इसमें नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ जी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, ये क्या हो गया, मैम लेकिन ये 13 बोन के ही नाम है ना इसमें, तो फेशियल बोन में तो 13 के नाम है। एक सेकेंड, स्क्रीन नहीं दिख रही ना? नो मैम। नो मैम, स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया। अब दिख रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो कहाँ पहुंचे हम? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहते हैं, एक तो ये देखना है, नहीं दिख रही स्क्रीन? मैम दिख दिख रहा रही है है। है ना? हाँ, दिख दिख रही है, दिख रही है। तो 8 बोन्स जो हमारी क्रेनियम में थी, जो हमने देखा फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल पीछे, तो ये सब कैसे जॉइंट है, फिक्स्ड जॉइंट है। इनके बीच के जो जॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं स्यूचर्स। ठीक है, अभी हमने डायग्राम में, आपकी वीडियो नहीं दिख रही। अच्छा मेरी वीडियो ऑफ हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। चलो देखो, इधर देखो, ये जो जॉइंट दिख रहे हैं, ये जिगजैग जो दिख रहे हैं ना, दीज आर स्यूचर्स। ये एक तरीके से फिक्स जॉइंट है, इन्होंने क्या कर दिया, सील कर दिया सारी बोन्स को आपस में। ठीक है, ये बिल्कुल भी मूवेबल नहीं है। सिर्फ एक ये मैंडेबल वाला जो ये लोअर जॉ का बोन है, दैट इज ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। मैम मैम, स्कल की इसमें सभी cranium हड्डियां कहाँ है? वो ऐसे टूटा टूटा हुआ है। टूटा हुआ है क्या? मैम वो जो आपने दिखाया था
डायग्राम हाँ, एक नहीं है ना उसमें, एक नहीं है मतलब ये बीच में ऐसे लाइन लाइन सा है, मतलब टूटे हुए जैसा। कहाँ पे कह रहे हो? ये मैम मैम डायग्राम में अलग जहाँ अलग पे है ना। आपने निशान लगा रखा है। मैम ये zigzag लाइन को कह रहा है। यस मैम। टूटा नहीं है ये टूटा नहीं है, ये एक ये ऐसे जॉइंट को दिखाने का तरीका है, टूटा हुआ नहीं है ये स्कल। मैम इसमें क्रेनियम कहाँ पे है? हाँ, क्रेनियम और सेरेबेलम। क्रेनियम क्रेनियम यार देखो ये हेड पोर्शन जितना दिख रहा है, ये जो ये वाली फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये सब बोन जो आ रही है ये क्रेनियम के अंदर आएंगी, ठीक है, ये इतना पोर्शन। बाकी सारी वो बाकी जो फेस में बोन्स है ये नीचे वाला, ये सब कौन सी है, ये सब हमारी फेशियल बोन्स है, ठीक है। क्रेनियम मैम ये पूरा एक ही है ना, बस उसको अलग अलग करके दिखाया गया है ना। क्या चीज, ये पूरा एक ही है ना जॉइंट। कौन सा, स्कल में 28 बोन्स होती है। कौन सा वाला एक है? हाँ ये पूरा स्कल है, ठीक है, जो हेड है हमारा पूरा, यहाँ से पूरा ऊपर का ये एक ही दिखाया है इन्होंने, इसको पूरे को स्कल बोल रहे हैं, लेकिन जो सिर्फ ऊपर हेड में पोर्शन में बोन्स हैं दैट इज क्रेनियम, ठीक है। बाकी जो फेस में आपको दिख रही है ये कौन सी बोन्स है, दीज आर फेशियल बोन्स। मैम क्रेनियम में 8 बोन्स होते हैं, लेकिन ये तो 4 है, ये पेयर में होती है। पेयर में होगी ना, एक ये तो हाफ दिख रहा है, बस इधर से दिख रहा है ना, एक साइड फेस है ये तो, यस मैम। ऐसी ये दूसरी तरफ भी तो होगी, ठीक है। टेम्पोरल ना। होंगी, एक इस कान पर, एक इस कान पे, ऑक्सीपिटल पीछे है, फ्रंटल आगे, पैराइटल दो है, ठीक है। मैम जो हायोइड बोन होती है वो मैम स्कल में काउंट नहीं होती ना। हेयॉइड बोन वैसे तो इसमें पार्ट में नहीं है, लेकिन इसको अगर काउंट करना है तो कर भी लेते हैं, डिफरेंट डिविजन्स आर देयर, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में शायद मैम मैंने फिजिकल एजुकेशन वाली बुक में लिखा है कि स्कल 28 है, हायोइड बोन एक है। हाँ वो अलग से दिया हुआ है ना, लेकिन आपकी शायद एनसीईआरटी में इसी में दिया हुआ है, मैं क्लियर नहीं तो हूँ। मैम 29 होगा ना। एनसीईआरटी में जैसे दिया है वैसे मेंशन करना, सारी बात ये। ओके मैं 26 है वैसे तो। नहीं 26 है, 28 है। किसको मिला के? एनसीईआरटी में जैसे दिया है वैसे मेंशन करना है। अब उसमें 26 दिए हैं, तो हो सकता है उसने हेयॉइड काउंट करी नहीं करी, मेरे हिसाब से शायद 22 दिया हुआ है। और हायोइड शायद आपकी बुक में किसमें इंक्लूडेड, स्कल में ही इंक्लूडेड करा है उन्होंने, तो जो एनसीईआरटी में दिया है यस मैम। उनके चलो, ठीक है ना, जैसा एनसीईआरटी ने दिया है वही अंतिम सच है, ठीक है। ओके मैम। ये ध्यान रखना है हेयॉइड कैसा है, यू शेप बोन है, और मैंडिबल वाला पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि ये ओनली मूवेबल बोन है। चलो अब आगे देखते हैं। ये चीज देखो फिर मतलब वही दी है, उसको अलग तरीके से देखो, ये सामने से दिखाया है इन्होंने, और फिर ये लेटरल व्यू जो अभी हम देख कर आए हैं वो चीज है, ठीक है। चलो अब देखो बात करते हैं बाकी जो बोन्स हैं एक्सियल स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में पहले तो हमने स्कल देख लिया ऊपर, हायोइड हमने देख ली, उसके बाद ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या है, यानी कि हमारे ईयर में, मिडिल ईयर में क्या होती है, सर्टेन बोन्स आर देयर। कितनी? 3 बोन है, और तीनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स या ईयर ऑसिकल्स, ठीक है। 3 बोन कौन कौन सी है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। ये देखो ये लिखा है ना, ईयर के अंदर 3 बोन है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स, मिडिल ईयर के अंदर, ठीक है। उसमें भी ये स्टेप्स, ये लास्ट वाली जो है, दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन। हाँ मिस से भी याद रखते हैं, सही बताया तुमने, ठीक है। स्टेप्स क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है, और एक तरीके से ये क्या कर रही है, आपके जो साउंड जा रही है उसको वाइब्रेट करके इंटरनल ईयर तक पहुंचाने का काम कर रही है। साउंड की वेव आई, इन में जो बोन्स है, ये ईयर ऑसिकल्स है, इन पे वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन वो आगे ट्रांसमिट होगा फिर, और आपके इंटरनल ईयर तक पहुंचेगा, और तब आपको चीज क्या देगी, सुनाई देगी, ठीक है। तो इनका काम क्या है, ट्रांसमिट करना साउंड को। तो नाम याद रखना है, मैलियस, इनकस और स्टेप्स। उसके बाद देखते हैं, एक सेकंड दो यार, मुझे फोन बड़े आ रहे, 2 मिनट इसको पढ़ो तो मैं आती हूँ।
हाँ, तो मेलियस इन द सिस्टम। उसके बाद देखते हैं ईयर ऑसिकल्स के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में क्या है, पीछे की तरफ आप बैकबोन में देखो। ठीक है, जैसे हम बैकबोन भी बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम में क्या है, 26 बोन्स है। ठीक है, जो पीछे आपकी पूरी, जो आप टच करके देखोगे तो आपको बोनी स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम किसको सराउंड कर रहा है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को। जैसे ये ब्रेन था, और ब्रेन के नीचे क्या निकली फिर, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड इसी में प्रोटेक्टेड है आपकी। ठीक है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम ने क्या कर रखा है, ये स्पाइनल कॉर्ड थी, और वर्टिब्रल कॉलम ऐसे थोड़ा सा इस तरीके की है, इसको क्या करा है, प्रोटेक्ट कर रखा है दोबारा से। ऊपर क्रेनियम था और नीचे वर्टिब्रल कॉलम। कितनी बोन्स है, 26। ठीक है, इन 26 मैम सी शेप बोन्स होती है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा ऐसे कर्वी सी होंगी, क्योंकि साइड से प्रोटेक्ट करना है। पूरा स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है, इनके अंदर रन कर रहा है। ठीक है, अब इन्हीं 26 बोन्स को क्या कर रखा है इन्होंने, 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस कि ये किस लोकेशन में प्रेजेंट है। जो आपके नेक वाले रीजन में बोन्स है उनको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रे। कितनी है, 7। ठीक है, कैसे नाम दिया इनको, जैसे ये रीजन था सबसे ऊपर वाला, इतनी बोन्स ही कह रहे हैं दीज आर सर्वाइकल, तो इनकी नेमिंग कैसे होगी, C1, C2, C और C7 तक। ठीक है, उसके बाद जो आपके बैक में, यहाँ से नेक के नीचे से स्टार्ट होके आपके कमर के ऊपर तक थोड़ा सा थॉरेक्स वाले रीजन में, थॉरेक्स क्या होते हैं, जहां पे बेसिकली रिब केज आपका प्रेजेंट है, उस रीजन में जो वर्टिब्रीज है उनको बोला है थोरैसिक वर्टिब्री। थोरैसिक वर्टिब्री में कितनी होती है, 12। ठीक है, 7 ऊपर हो गई, फिर उसके बाद 12। इनकी नेमिंग कैसे होगी, T1, T2, T3 और ऐसे चलते चलते T12। हमने किडनी में पढ़ा था ना मैम, किडनी की प्लेसमेंट में ऐसी पढ़ी थी ना हमने। क्या चीज बेटा, आपकी आवाज ना हमेशा ही कुछ मैम किडनी की वो कैसे पढ़ी, हमने ऐसे पढ़ी थी लास्ट थोरैसिक से लुम्बर के 3 स्टार्टिंग के। चीज है, ये वही चीज है। उससे क्या होता है, ये T1 T2 क्यों बोल रहे हैं, जिससे कि पोजीशन डिफाइन कर सके। भाई जैसे डॉक्टर को ऑपरेशन करना है या कुछ ट्रीटमेंट करना है तो उसे पता होना चाहिए ना कौन सी लोकेशन पे जाके मुझे छेद करना है या काटना है बॉडी को या जो भी। ठीक है, तो इसी को ऐसे ही डिवाइड करा गया है। तो ये हो गई थोरैसिक रीजन की T1 से लेके T12 तक। उसके बाद जो आपका कमर वाला एरिया है दैट इज लंबर पोर्शन। फिर लंबर में कितनी है, 5 आर देयर, 5 वर्टिब्रीज आर देयर, इनको भी सेम L1, L2, L3 और ये कहां तक जाएंगी फिर L5 तक। ठीक है, उसके बाद है नीचे सैक्रम और कॉक्सिक्स। इसमें भी क्या था, पहले बोन्स अलग अलग होती, लेकिन क्या हुआ, ये धीरे धीरे फ्यूज हो गई एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन। धीरे धीरे क्या हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, और फ्यूज होकर इन्होंने एक बोन बना ली। ठीक है, एक बोन है लेकिन वो फ्यूज्ड बोन है। ठीक है, तो सैक्रम में एक काउंट करते हैं। सिमिलरली कॉक्सिक्स में भी डिफरेंट बोन्स थी लेकिन अब वो फ्यूज हो चुकी हैं और उनको बोलेंगे 1। तो ये सारी मिला के क्या हुई, ये सैक्रम है। और जो ये टेल जैसी दिख रही है इसको कॉक्सिक्स को टेल बोन भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये दोनों फ्यूज्ड बोन्स है। और ये मैम कॉक्सिक्स जो है वो बैठने में हेल्प करती है ना। नहीं पता नहीं भाई, ऐसा तो मैंने नहीं सुना, तो पता मैम पेल्विक बोन होती है जो बैठने मैम में वो हेल्प सबसे करती है। मैम लास्ट मैंने में होती यूट्यूब पे है। देखा था, ये ऐसे पूछ के लिए होता है। ये टेल बोन ही बोलते हैं इसको। जैसे हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो उनकी टेल क्या होगी, इसी से कहीं ना कहीं सराउंडेड होगी। ठीक है, इसको टेल बोन इसीलिए बोलते हैं। इसकी मैम की ये तो वजह से थोड़ी हम बड़ी होती तो हमारी भी टेल होती ना। तो पहले बोलते तो कि किसी किसी में कभी कभी आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में कि भाई उसके टेल भी है बच्चे के, ऐसे सुनी होगी कोई न्यूज जरूर। यस मैम, हम भी छोटी तो सी पहले होती सुनते है भी मैम, थे। ज्यादा बड़ी नहीं। जब एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो कभी कभी होती भी है, लेकिन वो एट द जब जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है तो वो कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, जब बड़े हो जाते हैं मैम तब जब चोट लगती है मैम, इसी की वजह से चोट लगती है ना मैम, गिर जाते हैं तब। कहाँ गिर जाते हैं, बाई चांस होता है ना, हम कुर्सी से गिर जाते हैं तो मैम बहुत तेज चोट लगती है। मैम जैसे चेयर पे बैठने जा रहे हो किसी ने पीछे से खींच ली। वो तो यार फिर हिप बोन भी तो है पीछे, ये तो सिर्फ सेंटर में है। लगेगी तो चोट तो ऑब्वियसली लगेगी, लेकिन जो बेसिकली लगती है गिरने से वो हमारे पेल्विक गर्डल में और हिप पोर्शन में ज्यादा लगती है, जिसको हम हिप बोन भी बोल देते हैं।
मैम जितनी बोन्स हमारे अंदर होती है इतनी एनिमल्स के अंदर भी होती है क्या? डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है यार, स्ट्रक्चर हर डिफरेंट, एक एनिमल में डिफरेंट डिफरेंट। सब में डिफरेंट मिलेंगे। आप ये देखो ना कि किसी की गर्दन लंबी है, किसी की पूंछ लंबी है, किसी के पैर, बेसिक स्केलेटन सेम है लेकिन बोन्स डिफरेंट मिलेंगी। ठीक है, हम सिर्फ यहाँ ह्यूमन स्केलेटन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम में नंबर ऑफ बोन्स आर 26। उसके बाद देखते हैं रिब्स। अब देखो यहाँ पे फिर वही चीज दी हुई है कि सर्वाइकल, अच्छा हाँ इनके डिवीजन देख लो। सर्वाइकल वर्टिब्री में हमने बोला कितनी बोन्स है, 7 वर्टिब्री आर देयर। ठीक है, 7 में कैसे, सिर्फ जो नेक वाला रीजन है उनको बोल रहे हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल में भी C1 से C7 है, तो C1 का नाम एक स्पेशल नाम दिया गया है इसको, कौन सा वर्टिब्री, इसको बोलते हैं एटलस वर्टिब्री। ठीक है, एटलस वर्टिब्री, और इसी एटलस वर्टिब्री में क्या है, हमारा जो स्कल है वो फिट हुआ हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है दिस इज स्कल, और इसमें ये देखो ये है क्या, ये एटलस वर्टिब्री दिखाई है रिंग शेप की, ऐसे सी कुछ, और इसी में हमारा स्कल आके ऊपर से फिट हो गया है। यानी कि एक रिंग है, ऐसा रिंग है एटलस वर्टिब्री का, और उसमें ऊपर से स्कल फंसा हुआ है, जिससे कि हमारा सर गिरे ना, कहीं तो फंसाना ही पड़ेगा ना। तो फर्स्ट वर्टिब्री जो C1 वर्टिब्री है उसने हमारे स्कल को क्या कर रखा है, सपोर्ट कर रखा है। ठीक है, तो इसका C1 का नाम है एटलस वर्टिब्री। दूसरी बात, हमारे स्कल को बोलते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल, लास्ट में लिखा है या नीचे देखो। डाइकोंडाइलिक स्कल का क्या मतलब है, जो हमारा स्कल है उसमें ना दो ऐसे कॉन्डाइलिसिस हैं, दो ग्रूव्स मान लो, दो छेद मान लो, राउंडेड स्ट्रक्चर्स आर देयर, जिसमें ये सर्वाइकल वर्टिब्री आके क्या होगी, फिट होगी। ठीक है भाई, वर्टिब्री को कहीं फिट होने के लिए जगह तो चाहिए ना, तभी स्कल चिपका रहेगा, नहीं तो गिर जाएगा सर। Yes, ma'am. वो होल्स हैं जिनको कॉन्डाइलिसिस बोलते हैं। ऑस्सीपेटल बोन में है तो ऑस्सीपेटल कॉन्डाइलिसिस, और इन्हीं ऑस्सीपेटल कॉन्डाइलिसिस में क्या है, हमारा इस वर्टिब्री C1 वाला एटलस वर्टिब्री फिक्स हुआ है, और एक तरीके से स्कल और वर्टिब्रल कॉलम क्या हो गए, ऐसे ज्वाइन हो गए। दूसरी बात, हमारा जो स्कल है दैट इज डाइकोंडाइलिक, लेकिन बाकी जो एनिमल्स आप रेप्टाइल्स वगैरह में भी देखोगे तो उनका स्कल होता है मोनोकोंडाइलिक, यानी कि जो उनका स्कल है, जैसे ये मान लो था कोई भी एनिमल, ठीक है, ऐसे कोई मान लो, तो उसका क्या होगा, रेप्टाइल की अगर हम बात करें तो बस एक जॉइंट से उसका वर्टिब्रल कॉलम फिक्स है। तो दो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट है, यानी कि ये मोनोकोंडाइलिक है। मोनोकोंडाइलिक में क्या होता है, आप एक ही एक्सिस पर अगर घुमा रहे हो कोई चीज तो वो ज्यादा घूम पाएगी, लेकिन हमारे हेड में क्या है, इस रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, इससे ज्यादा हम दोनों साइड नहीं घुमा सकते, हम पीछे सर को पूरा, डायल मतलब क्या होता है हाँ मैम? कौन मतलब क्या होता है? मतलब एक तरीके से इसको जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ना, इनको नाम दिया है कॉन्डाइलिसिस। ठीक है, जैसे बोन है ऐसे ही बोन में कोई पार्ट है, पार्ट क्या मतलब स्ट्रक्चर है, सरफेस है, राउंडेड स्ट्रक्चर है, जिसमें ये बोन क्या करेगी, वर्टिब्रल कॉलम जाके फिक्स होगी, एक तरीके से उस पोर्शन का नाम है कॉन्डाइलिसिस। ठीक है, जहां पे ये जाके बोन फिक्स होगी। तो मैं बता क्या रही हूँ, डाइकोंडाइलिक है, यानी कि दो जगह से हमारी बोन फिक्स है ऐसे, तो वो उसमें एक लिमिटेड मूवमेंट है हमारा, हम बिल्कुल पीछे क्यों नहीं पलट सकते सर, पूरा सर पीछे क्यों नहीं घूम जाता, जैसे वो भूत वाली पिक्चर में दिखाते हैं कि उसने क्या करा, पूरा सर घुमा लिया अपना, हमारा सर ऐसे नहीं घूमता। क्यों नहीं घूमता, क्योंकि हमारा हेड कैसा है, डाइकोंडाइलिक है, दोनों जगह से फिक्स है, यहाँ से भी फिक्स है, यहाँ से भी फिक्स है, तो इससे ज्यादा घूम इधर जाएगा और इतना इधर जाएगा। लेकिन जिसकी मोनोकोंडाइलिक स्कल है, जैसे कि रेप्टाइल्स या बर्ड्स के केस में, तो उनका हेड हमारे से ज्यादा घूम सकता है, क्योंकि एक ही चीज पे, एक एक्सिस पे अगर चीज घुमानी है तो वो ज्यादा घूमेगी, और जब रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसको तो वो एक पॉइंट से ज्यादा नहीं घूम पा रही। ठीक है, हाँ ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस दिया नहीं है लेकिन थोड़ा सा देख लो बस ऐसे ही। आगे देखते हैं, C1 वर्टिब्री का नाम है एटलस वर्टिब्री, ये याद रखना, और C2 का नाम है एक्सिस वर्टिब्री। एक्सिस क्यों बोल रहे हैं, दोबारा से वही काम, C1 तो स्कल को ज्वाइन करिए, लेकिन जो नेक्स्ट वाली वर्टिब्री है वो एक तरीके से C1 वर्टिब्री को क्या पोजीशन प्रोवाइड कर रही है, C1 को होल्ड करने का काम कर रही है C2, तो इसको बोला है एक्सिस वर्टिब्री। मेन वर्टिब्री एक तरीके से जो एटलस को या C1 को सपोर्ट कर रही है, और एटलस किसको सपोर्ट कर रही है, हमारे स्कल को। ठीक है, तो ऐसे इनको नाम दे दिया गया है। ये चीज यहाँ लिखी है, हेड को साइड बाय साइड टर्न करने में ये हेल्प करती है।
ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट द स्कल, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं देखना। नेक्स्ट देखते हैं थोरैसिक। थोरैसिक हमें पता है T1 से लेके T12 तक होगी, 12 वर्टिब्री होती है इसमें। क्या कर रही है, बेसिकली रिब की फॉर्मेशन कर रहे हैं, है ना, ऐसे करके क्या करेंगी, वो ये तो मैंने रिब्स बना दी। पीछे पीछे जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम से ही क्या होती है हमारे, हम देखेंगे कि रिब्स अटैच होती है। पीछे किससे अटैच होगी, रिब्स वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे स्टर्नम से। तो क्या कर रही है, कहीं ना कहीं थोरैसिक वर्टिब्री रिब केज का फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, और रिब केज क्या करता है, फिर प्रोटेक्शन कर रहा है हार्ट का और लंग्स का। ठीक है, नंबर होते हैं 12, ये हमें पता। होता है हमारे वर्टिबल कॉलम से। क्या चीज, मैम स्टर्नम कैसे कनेक्टेड होता होगा ना हमारे वर्टिबल कॉलम से? देखो ना भाई, पूरी बॉडी है, फ्लैट तो नहीं है ना हम पेपर की तरह, बीच में गैप है। पीछे की तरफ क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। छू के देखो पीछे, कमर में क्या दिख रहा है, हड्डी दिख रही है, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। बीच में कुछ नहीं है, बीच में हॉलो है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है। आगे क्या है, स्टर्नम है। तो स्टर्नम और पीछे वर्टिब्रल कॉलम, और दोनों को ज्वाइन कौन कर रहा है, एक तरीके से रिब्स। समझ आई बात? यस आगे मैम। समझ। यस मैम। अब रिब ऐसी है, यू शेप की समझ लो तुम। अब इसको कहीं तो ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तो ये पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है और आगे स्टर्नम से अटैच है। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। तो ये बात होगी इसकी थोरैसिक वर्टिब्री। लंबर वर्टिब्री बात करें तो कितनी है, 5 वर्टिब्री आर देयर। क्या हो गया, इतनी क्या हंसी आ रही है, बुक में दी है पिक्चर तो बुक में देखते चलो, और क्या। बुक वाला डायग्राम मेरे पास है नहीं, जैसे इसमें देख लो, ये दिया है 7 सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, लंबर और 5 फ्यूज्ड। ठीक है, लंबर वर्टिब्री में कितनी है, 5 है। लार्जेस्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, हाँ ये याद रखना, इसमें जितनी हमने बात करी कि सर्वाइकल वर्टिब्री, उसके बाद थोरैसिक और उसके बाद लंबर वर्टिब्री, इन सभी में देखो तो आप जो लंबर वर्टिब्री है ना, वो सबसे ज्यादा एक तरीके से लार्जेस्ट बोन है पूरे वर्टिब्रल कॉलम में। यहाँ डायग्राम में देखो, साइज में देखो डिफरेंस दिख रहा है, लंबर वाली में कितनी बड़ी है वो, यस मैम। है ना। नेक में आप देखो तो छोटी छोटी है, यहाँ पे ये दी स्मॉल है, फिर धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। और नीचे वाली आप लंबर वाली देखो, ये काफी बड़ी है। ये बड़ी क्यों है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो तो ऊपर जो भी बॉडी का वेट है, इतने सारे स्कल में बोन्स हैं, आपके रिब केज में बोन है, हाथ में बोन है, इंटरनल ऑर्गन्स आर देयर, तो कहीं ना कहीं लंबर वर्टिब्री आपकी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रही है। तो उस बोन को क्या होना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। तो वही चीज है, लंबर एक तरीके से पूरी बॉडी का वेट कैरी कर रही है। तो ये बोन्स कैसी हैं, इन सभी वर्टिब्री में लंबर वर्टिब्री जो है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, 5 है नंबर में, ये तुम्हें पता है, सही है। चलो अब आगे देखते हैं। L1 क्या है, ये तुम्हें क्लियर है। L1 किसके पास होगी, ऑब्वियसली T12 के पास होगी। और L5 किसके पास होगी, L1 से L5 अगर हम जाएं तो इसके ऊपर कौन सी होगी, T12, और इसके नीचे क्या आ जाएगी, फिर पेल्विक रीजन जिसमें सैक्रल आती है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। बात ये लिखा है नीचे कि लोड बियरिंग, आपकी पूरी बॉडी का वेट जो है एक तरीके से लंबर वर्टिब्री क्या कर रही है, कैरी कर रही है। सही है, हम इसमें कमर में चोट लग जाती है तो चल नहीं पाते हैं। हाँ कह सकते हो, बिल्कुल। देखा जाए तो वर्टिब्रल कॉलम का अगर चोट भी है तो वो बड़ा खतरनाक है। उसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई स्लिप हो गया और उसके कॉलम में पीछे वर्टिब्रल कॉलम में चोट लग गई, तो वो ट्रीटमेंट भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर वो ट्रीटमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है कि स्पाइनल कॉर्ड ना इफेक्ट हो जाए, और स्पाइनल कॉर्ड अगर इफेक्ट हो गई तो पूरी बॉडी फिर काम से चली गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो सैक्रल में कितनी है, सैक्रल में भी हमने देखा कि इनिशियली 5 होती है, लेकिन वो फ्यूज होके क्या कर रही है, एक सिंगल बोन बना रही है। ठीक है, उसको हम सैक्रम भी बोल देते हैं। सिमिलरली कॉकिक्स में भी वही सिचुएशन है। रूडिमेंट्री में 3 से 5 बोन होती है, लेकिन सब फ्यूज हो जाती हैं, और लास्ट में एक ही बोन रह जाती है, फ्यूज्ड बोन, और इसी को हम टेल बोन भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, अब बात करते हैं रिब्स की। देखो रिब्स में क्या, ये हमने देख लिया, ईयर ऑसिकल्स, मैलियस, इनकरस, स्टेप्स। ठीक है, ये नाम ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रिब्स की बात करते हैं, ये आपको दिख रहा है।
अच्छा यही दिया है ना शायद एनसीईआरटी में, ऐसा ही डायग्राम दिया है। यस मैम सेम है। यस मैम। तो देखो इसमें 12 पेयर दिए हैं, 12 पेयर हो गए, यानी कि एक इधर है लेफ्ट में और एक राइट में, जैसे ऐसे चलेगी, फर्स्ट पेयर, फिर सेकंड पेयर, फिर थर्ड पेयर। तो पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, और आगे किससे अटैच होगी? आगे ये सारी स्टर्नम। स्टर्नम। ठीक है, तो पूरा आपका रिबकेज बन गया। इसमें देखो ये जो बोन दिख रही है ये वाला, दिस इज स्टर्नम, ये पूरा तलवार की तरह ही होती है, इसे स्वॉर्ड शेप्ड बोन भी बोल देते हैं, और बिल्कुल फ्लैट होती है ये बोन, जैसे हम नॉर्मली देखते हैं। तो बोन कैसी दिखती है नॉर्मल, जैसे हमने कार्टून में देखी है, वो कुत्ता लेके भागता है, वो गोल गोल सी होती है ना बोन, ऐसे करके जो डॉग बोन दिखाते हैं वैसे, वो तो गोल होती है चारों तरफ से राउंडेड, लेकिन ये कैसी होती है? ऑलमोस्ट फ्लैट है, पिचकी हुई सी बोन है, फ्लैट बोन, और सॉर्ड के शेप की होती है। ठीक है, अब देखते हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स। पहली बात तो यही हो गई, 12 पेयर में फर्स्ट जो 7 पेयर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट 7 पेयर्स यानी कि 1 से लेकर 7 तक, इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। ट्रू क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सातों की सातों आगे किससे अटैच है? स्टर्नम से। ठीक है, ये किससे अटैच है? पीछे ये वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है और आगे स्टर्नम से अटैच्ड है। ठीक है, नीचे की जो बची 8, 9 और 10, ये डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होती, पीछे तो सभी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है। यहाँ पे देखो डायग्राम में, ये है 8th, ये है 9th और ये है 10th। ये क्या कर रही है? ये डायरेक्ट यहाँ स्टर्नम पे नहीं आ रही, क्योंकि स्टर्नम ऊपर ही खत्म हो गई। नीचे क्या है? स्टर्नम आई नहीं रही, स्टर्नम यही 7th वाली जो रिब थी उसकी पोजीशन पे स्टर्नम खत्म हो गई। तो बाकी 8th, 9th, 10 ने क्या करा? वो 7th से कंबाइन हुई और फिर स्टर्नम से अटैच हो रही है। ठीक है, 8th, 9th और 10th किससे अटैच हो रही है? पहले वो 7th वाली रिब से अटैच हो रही है और उसके थ्रू स्टर्नम से अटैच हो रही है, इसीलिए इनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। ठीक है, फॉल्स रिब्स या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। ठीक है, 8th, 9th और 10th, ये ध्यान रखना है, ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रू रिब्स क्या होती है और फॉल्स रिब्स कौन सी वाली। कर रखा है ट्रू और फॉल्स के बीच में डिवीजन क्यों कर रखा है? ट्रू और फॉल्स इसीलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि ट्रू उनको बोल रहे हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच हो रही है। अपने डायग्राम में देखो, जो स्टार्टिंग की 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, वो आगे स्टर्नम से अटैच हो रही है, इसलिए उनको ट्रू बोल रहे हैं, क्योंकि वो पीछे भाई अटैच आगे स्टर्नम से ही होना था उन्हें वैसे तो सभी को, लेकिन बाकी नहीं हो पा रही, तो उन्होंने क्या करा? एक डिफरेंशिएशन कर दिया और इनको तीनों को फॉल्स रिब्स बोल दिया। भाई बॉडी में जितनी भी चीजें हैं सबको अलग अलग नाम देना पड़ेगा, नहीं तो डायग्नोसिस कैसे होगा डिजीज का? आगे की स्टडी कैसे होगी? आगे तो आप अंदर देखोगे तो एक स्टमक भी है, तो उसमें भी क्या करा हुआ है? उसको भी डिवाइड करा हुआ है कि फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ऐसे भी डिवाइडेड है इंटरनल ऑर्गन्स, तभी तो उनकी स्टडी होगी। ठीक है, तो इसीलिए हर चीज को अलग नाम दिया हुआ है। जो चीज बिल्कुल अलग है, जरा सी भी डिफरेंट है पहली नॉर्मल चीज से, उसको अलग नाम दिया हुआ है। तो इन्होंने ट्रू उसको बोल दिया जो आगे पीछे अलग अलग अटैच है, और फॉल्स उन्हें बोल दिया जो आगे स्टर्नम से अटैच नहीं है। ठीक है, 8th, 9th, 10th हमारी है फॉल्स रिब्स। सिमिलरली अब 11th और 12th में देखो, इनमें बिल्कुल अलग फीचर है, ये किसी से भी अटैच नहीं है। 8th, 9th, 10th तो फिर भी 7th से अटैच हो रही थी, लेकिन 11th और 12th ने क्या करा? पीछे तो स्टर्नम से वर्टिब्रल कॉलम से अटैच है, लेकिन आगे क्या है? ये बस ऐसे ही लटकी हुई है ऐसे करके, पीछे से आई, यहाँ से पीछे से कमर से आ रही और आगे ऐसे निकल गई, बस नीचे डायग्राम में देखो अपने। तो इनको बोल देते हैं फ्लोटिंग रिब्स। एक तरीके से डिफरेंशिएशन करने का तरीका है, जहां भी जरा सी चीज डिफरेंट होगी उसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये 7th तक हुई, 8th, 9th, 10th यहाँ चलेगी देखो, और ये 11th ये वाली, और ये 12th ये कहीं भी अटैच नहीं है, बस ये पीछे से निकल के ऐसे ऐसे आ रही है। ठीक है, इनको बोल दिया फ्लोटिंग रिब्स। बाइसेफेलिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ये पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है ना, तो इनमें क्या होते हैं? 2 पॉइंट्स होते हैं, वो दोनों पॉइंट्स वर्टिब्रल कॉलम में जाके फिक्स होंगे, तब जाके पीछे रिब वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती है 2 पॉइंट्स पे। इसीलिए इसको एक तरीके से 2 हेड्स हैं। जो पीछे का रिब का पोर्शन है, जब वो वर्टिब्रल कॉलम में लगेगा तो उसमें एक तरीके से 2 हेड है, बाइसेफेलिक, और वो दोनों पॉइंट्स पीछे वर्टिब्रल कॉलम में जाके क्या होंगे? फिक्स होंगे, और वहां पे वो उस तरीके से अटैच होगी। और आगे आप देखो तो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये क्या है?
आगे किससे अटैच हो रही है, स्टर्नम से हो रही है, वो हियालिन कार्टिलेज के थ्रू, ठीक है। हाँ, आगे कार्टिलेज से हो रही है और पीछे क्या हो रही है, बाइसेफेलिक बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, वो दोनों ज्वाइंट जाके क्या होगा, उसमें फिक्स होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो हम पहले भी 10 बार डिस्कस कर चुके हैं कि थोरैसिक वर्टिब्री, रिब्स और स्टर्नम मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा रिब केज का फॉर्मेशन करते हैं, रिब केज, ठीक है। क्लियर है, आगे देखें, बोलो भाई। यस मैम। चलो, तो ये हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। एक्सियल स्केलेटन में और कुछ नहीं है, ये सब हमने देख लिया। मैम एक बार फ्लोटिंग रिब्स वाला बता दो ना दोबारा। फ्लोटिंग रिब उन्हें बोलते हैं, लास्ट की जो 2 पेयर ऑफ रिब्स हैं, 11th और 12th, ठीक है। 12 है ना, 12 पेयर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 तक तो ट्रू रिब्स हैं, क्योंकि आगे पीछे वो दोनों अटैच्ड हैं। 11 8th 9th 10th आर फॉल्स रिब्स, और उसके अलावा जो बची, डायग्राम अपने में देख लो, पता नहीं यहाँ कहाँ हो गया, बाकी आप डायग्राम बुक में 11th और 12th रिब्स क्या हो रही है, पीछे से आके बस ऐसे ऐसे यू की तरह निकली हुई है, पॉइंटेड सी। उनको फ्लोटिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो कहीं अटैच ही नहीं है, वो तैर रही है एक तरीके से बॉडी में, इसलिए फ्लोटिंग के रेफरेंस में इसको बोल देते हैं। ये दिख रहा है, इसमें देखो, यस मैम। ये बस यहाँ आ रही है, ये किसी चीज से अटैच नहीं है, ना तो स्टर्नम से ना दूसरे रिब्स से, तो इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। आगे देखो, तो थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, नहीं तो एक बच जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अब एक्सियल की हमने बात कर ली, अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि अब हम लिम्ब्स की बात करते हैं, हाथ की और पैर की, और साथ के साथ इनके गर्डल्स की। ओवरऑल 126 बोन है, ठीक है। 126 बोन्स आर देयर। कैसे कैसे डिवाइडेड है वो देखते हैं। पहले बात करते हैं हम अपने हैंड्स की, इनको हम क्या बोलते हैं, फोर लिम्ब, ठीक है। दोनों हाथ में और दोनों ही पैर में अगर हम देखें तो 30 बोन्स हैं, सब मिला के नहीं, एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, एक पैर में 30 और दूसरे पैर में 30, ईच लिम्ब, ठीक है। ईच लिम्ब में कितनी बोन है, 30। तो पहले अब 4 लिम्ब का स्ट्रक्चर देखते हैं, 4 लिम्ब यानी कि हाथ का स्ट्रक्चर देखते हैं। हाथ में ये वाला जो बोन है, दिस बोन इज ह्यूमरस, ये नाम याद होने चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ह्यूमरस, ये वाला जो बोन है, दिस इज ह्यूमरस, दिस वन। यहां से आप कोहनी से नीचे जाओगे, यहाँ पे 2 बोन्स है, रेडियस और अल्ना, ठीक है। रेडियस और अल्ना दोनों बोन यहाँ पर प्रेजेंट है। जो थंब की साइड बोन है दैट इज रेडियस, ठीक है। आप इधर देखो इसमें डायग्राम में, ये रेडियस कौन सी है, जो ये वाली है। ये थंब की तरफ जो बोन होती है दैट इज रेडियस, और थंब से ऑपोजिट जो है दैट इज अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ठीक है। 3 बोनी हो गई। फिर आप यहाँ पे आए अपनी इसमें रिस्ट में, कलाई में आपकी कितनी बोन्स हैं, देयर आर 8 बोन्स। इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कार्पल्स, ठीक है। यहाँ देखो डायग्राम में, अपनी बुक में भी देख लेना अगर है, कार्पल्स। रिस्ट बोन्स कितनी है, 8 कार्पल्स के। ये कलाई की बात हो गई। अब ये आया आपका पाम, पाम वाला हिस्सा, ठीक है, हथेली वाला। 5 फिंगर है तो 5 बोन यहाँ पर है, हर एक फिंगर के लिए 1 बोन, ठीक है। इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है। मेटाकार्पल्स आर पाम बोन्स, 5 इन नंबर। मैम अगर किसी की 6 फिंगर्स होती है तो उसके में 6 होते हैं। बोन एक्स्ट्रा होती है फिर यहाँ पे, कार्पल्स उतनी होगी लेकिन यहाँ से एक एक्स्ट्रा निकल जाती है, ठीक है, तो उसकी 6 हो जाती है फिर, ठीक है। फिर ये हो गया पाम रीजन। पाम रीजन के बाद ये जो है आपकी फिंगर्स हैं, फिंगर्स को हम वैसे बोलते हैं फैलेंजेस। फिंगर्स की बोन्स को क्या बोलेंगे, फैलेंजेस, या नॉर्मली हम डिजिट्स भी बोल देते हैं फिंगर्स को। तो फैलेंजेस कितनी है आपकी, 14 आर देयर। कितनी होंगी, 14, 3 3 3 3 और 2। माइक म्यूट करो जिसका माइक ऑन है। हाँ, जो कनेक्टेड नहीं है ना 11th और 12th, वही फ्लोटिंग रिब है। फ्लोटिंग इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो तैर रही है, ठीक है। मैम ऑर्थोपेडिशन वाला फ्लो आ गया बिल्कुल। कौन सा वाला, हम ऑर्थोपेडिशन वाला फील आ गया बिल्कुल। बिल्कुल आएगा जैसे जैसे पढ़ते हैं। तभी तो मैंने कहा है, जितना तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो, अपने आप को माइंड में रख के पढ़ो, बहुत एक फील गुड फैक्टर भी आता है उससे। बिल्कुल सही बोला आपने, ठीक है। देखो हाथ में क्या क्या, हाथ को क्या बोल रहे हैं हम, 4 लिम्ब। माइक ऑफ करो पहले तो। हाथ क्या है हमारा, 4 लिम्ब।
यहां से स्टार्ट करो, ह्यूमरस, दिस इज ह्यूमरस। ह्यूमरस के बाद नीचे दो बोन्स है, रेडियस और अल्ना। जो थंब की साइड बोन है दैट इज रेडियस, दूसरी अल्ना। फिर आया यहाँ कलाई, ये कलाई मूव कर सकती है ना, रिस्ट, रिस्ट बोन्स, इनको बोलते हैं कार्पल्स। कितनी है? 8 है नंबर में, ठीक है। कार्पल्स के बाद हथेली आई, यहाँ पे बोन है, इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। 5 फिंगर है तो 5 मेटाकार्पल है, ठीक है। अब आई फिंगर्स की बारी। फिंगर्स को नॉर्मली हम डिजिट्स भी बोलते हैं, लेकिन बोन्स को क्या बोलेंगे हम? फैलेंजेस। और फैलेंजेस में कितनी, आप खुद सोचो, इस फिंगर में 3, इस फिंगर में 3, 3, 3, थंब में होती है 2, तो टोटल कितनी है? 14। इन सबको काउंट करोगे तो आएंगी 30, ठीक है। 30 बोन्स आर देयर, एक आर्म में 30, इसमें भी 30। सिमिलर स्ट्रक्चर आपके पैर में है, सिमिलर आपके पैर में है, लेकिन वहां नाम डिफरेंट है। देखते हैं कैसे। लेग्स की अगर हम बात करें, इट इज हाइंड। मैम स्पाइनल कॉर्ड की पोजीशन क्या होगी? स्पाइनल कॉर्ड पीछे ही तो है, अभी क्या बताया मैंने, देखो ब्रेन, हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ा, वर्टिब्रल कॉलम के जो पीछे Yes. मुके देखो, जो आपको बोन दिख रही है उसके जस्ट नीचे आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। समझ आई बात? नेक से स्टार्ट होके नीचे आपकी कमर तक क्या जा रही है? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। जैसे हेड के अंदर क्या है? यहाँ ब्रेन है, सिमिलरली वर्टिब्रल कॉलम के नीचे क्या रन कर रही है? पूरी स्पाइनल कॉर्ड। हमारा वर्टिब्रल कॉलम की जो एक एक बोन्स होती है ना, वो बोन सी शेप की होती है ना? हाँ, ऑलमोस्ट सी सही मान सकते हैं, ठीक है, सही है। अब देखते हैं लिम्स की बारी, हिंड लिम को देखते हैं, पैरों की बोन्स की देखते हैं। नंबर इसमें भी 30 है, लेकिन नाम डिफरेंट है। आप देखो तो ओरिएंटेशन भी सेम है, ऊपर जैसे हाथ में एक थी, यहाँ पे भी ऊपर है। जैसे कंपेयर करते हैं, देखो इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट बोन इज फीमर, जिसको हम थाई बोन भी बोल देते हैं। हमारे थाई में जो पहला बोन है, जैसे हमारे हैंड में यहाँ पे सिर्फ एक बोन था, ह्यूमरस, सिमिलरली आपके पैर में, थाई में एक बोन है, जिसका और ये स्मॉलेस्ट बोन होती है ना? हाँ, ये लॉन्गेस्ट भी है और एक तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन क्या है? ये आपकी फीमर, सबसे लंबी बोन, ठीक है। उसके बाद जैसे हाथ में 2 थी, रेडियस और अल्ना। सिमिलरली आपके पैर में नीचे की तरफ, घुटने के नीचे 2 बोन है, जिसको बोलते हैं टीबिया और फिबुला, ठीक है। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, जो आपके पैर का जो अंगूठा है उसकी तरफ जो बोन है, टो की तरफ, दैट इज टीबिया, और पीछे जो है वो है फिबुला, जो आप पैर में नीचे फील कर सकते हो, दैट इज टीबिया। और फिबुला अंदर की तरफ है, वो पता नहीं लगती, ठीक है। उसके बाद आप नीचे जैसे एंकल, हाथ में हमने रिस्ट की बात करी थी, सिमिलरली पैर में क्या है? एंकल इज देयर। एंकल एरिया में जैसे वहां पर कार्पल्स थी, यहाँ पर है टार्सल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस है, कार्पल्स कितनी थी? 8 थी, लेकिन टार्सल्स कितनी है? 7, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद जैसे हाथों में थी मेटाकार्पल्स, पैरों में क्या है? मेटाटार्सल्स, और 5 फिंगर है तो 5 है। बाकी सेम, जैसे आपके हाथ में डिजिट्स में, फिंगर्स में फैलेंजेस आर देयर, सिमिलरली यहाँ पर भी पैर में भी क्या है? 14 फैलेंजेस आर देयर। अब तुम देखो, हम कह रहे हैं कि पैर में और हाथ में 30 बोन है, लेकिन हमने यहाँ पे कार्पल्स की पोजीशन पर एक बोन कम कर दी, तो 30 कैसे हुई है? जो 30th बोन है पैर में, वो है हमारा पटेला, ये नी कैप बोन, जो आपके घुटने पे हड्डी है, जिसमें बहुत तेज चोट लगती है और मजा सा आ जाता है, बिल्कुल लगती है ना चोट कभी कभी, ठीक है। तो दैट इज पटेला, नी कैप बोन। तो ये 30th बोन है आपके किसमें? हाँ, जिसको लीव करना है वो लीव कर जाओ, नींद आ रही होगी तो, ठीक है, क्लियर है। 30th बोन कौन है? पटेला इज देयर। हाँ, यस मैम। बोलो बोलो। मैम आपने बोला कि 30 बोन्स है हमारे 2 लेग्स में और 2 हैंड में, लेकिन ये तो 120 और बाकी के 6। कौन सी 6? बाकी 6 अभी देखेंगे ना, देयर। अभी सिर्फ हमने लिम्ब की बात करी, अभी हमने उसकी बात नहीं करी कि ये हाथ और पैर हमारे एक्सियल स्केलेटन से अटैच कैसे हैं, अभी हमने वो बात नहीं करी, उसमें है बाकी बोन्स, ठीक है। यस। देखो, अब हम बात करते हैं जो तुम बोल रहे हो कि एक है पेक्टोरल गर्डल
और एक क्या है हमारा पेल्विक गर्डल। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे हैंड को यानी कि फोर लिम्ब को हमारे एक्सियल स्केलेटन से अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे ये हाथ, यहाँ पे कैसे अटैच है, कोई बोन है यहाँ पर, ये ट्राइंगुलर बोन, ये क्या बना रहा है, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज ओवरऑल पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, ये क्या बना रहा है, ओवरऑल पेक्टोरल गर्डल। इसी गर्डल की हेल्प से क्या है, हमारा हाथ एक्सियल स्केलेटन से अटैच है। ठीक है, अब इस पेक्टोरल गर्डल में देखते हैं क्या क्या है। एक बोन है क्लैविकल, एक है स्कैपुला। ठीक है, कैसे कैसे है देखो, ये जो आपको ट्राइंगुलर बोन दिख रही है, ये बड़ी वाली येलो कलर की जो दिख रही है, दैट इज स्कैपुला। ठीक है, जैसे आप पीछे यहाँ पे देखोगे अपने शोल्डर पे पीछे की तरफ देखो, ऐसी दिखती भी है ना कि ऐसे आगे की तरफ आप हाथ को बेंड करोगे तो पीछे ट्राइंगुलर पोर्शन दिखता भी है, वो क्या है, वो स्कैपुला है आपकी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे बोन दिख रही है, छू के देखो यहाँ पे, दिस इज हार्ड स्ट्रक्चर, जो बाहर से भी ऐसे ही दिख जा रही है, वो इतनी बाहर की तरफ निकली हुई है, वो क्या है, वो कॉलर बोन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लैविकल, कॉलर बोन। ठीक है, समझ आ गई बात, क्लैविकल या कॉलर बोन, हाँ ब्यूटी बोन भी बोल देते हैं कभी कभी। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, जैसे ये स्कैपुला थी, स्कैपुला क्या है, लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन, जो आपको ये डायग्राम में भी दिख रही है, ट्रायंगल जैसी दिख रही है, ये स्कैपुला इज ट्रायंगुलर बोन। इसी ट्रायंगुलर बोन में एक क्या है, बाहर की तरफ ऐसे प्रोजेक्शन है, ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठा हुआ है, वैसे तो फ्लैट थी लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसे पोर्शन उठा हुआ है, इस पोर्शन को बोल रहे हैं स्पाइन। ठीक है, जो उठा हुआ पोर्शन है उसको स्पाइन बोला है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो उठा पोर्शन है ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल गया है। देखो ऐसे बनाते हैं जैसे उसको, जैसे ये ट्राइंगुलर बोन था स्कैपुला, इसमें क्या हुआ, बीच में से ये ना थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ गया है, और ऊपर की तरफ उठ के इसने क्या करा है, थोड़ा बाहर भी निकला, ऐसे ट्राइंगल सा उठा और बोन से बाहर निकल गया ये पोर्शन, और इसने यहाँ पर एक कैविटी बना ली। ठीक है, एक कैविटी बना ली, इस कैविटी से क्या है, दूसरा बोन अटैच्ड है जिसको हम बोल रहे हैं क्लैविकल। यहाँ पे देखो ये बना हुआ है, ये कैविटी टाइप का है यहाँ पे, इस कैविटी को या उठे हुए पोर्शन को हम बोलते हैं एक्रोमियन। सही है, और दूसरी जो बोन है क्लैविकल या कॉलर बोन, जो ये वाला बोन था, ये इसी एक्रोमियन पे आकर अटैच हो रहा है। ठीक है, तो पहली बात क्या हुई, स्कैपुला एक ट्राइंगुलर फ्लैट बोन है और एक है क्लैविकल जिसको हम कॉलर बोन भी बोलते हैं। दूसरी बात, स्कैपुला में जो ट्राइंगुलर बोन है उसमें क्या है, एक एलिवेटेड उठा हुआ पोर्शन है जिसको हमने स्पाइन बोला, और वही उठा हुआ पोर्शन थोड़ा सा बाहर निकल गया है, बोन से बाहर की तरफ निकला है, जिसने क्या बनाया, एक प्रोसेस बनाया जिसको हमने बोला एक्रोमियन। ये यहाँ पर लिखा है, इसमें देख लो नहीं तो नीचे वाले डायग्राम में। ठीक है, इस एक्रोमियन से दूसरी बोन अटैच्ड है, कॉलर बोन। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात, लास्ट पॉइंट, ये थोड़े थोड़े ना नाम याद रखने हैं इसमें, कि किसका क्या नाम है। एक्रोमियन वाला तो काफी बार आता है कि एक्रोमियन किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड होगा, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, या तो स्कैपुला ये दिया हुआ होगा स्कैपुला, तो स्कैपुला से रिलेटेड है, अगर स्कैपुला ने दिया तो क्लैविकल दिया होगा, क्लैविकल से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरी बात, इसी एक्रोमियन में क्या है, एक कैविटी है, जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, एक कैविटी है, इस कैविटी को बोलते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। ठीक है, ऐसे एक डिप्रेशन सा होगा, ऐसे गोल सा डिप्रेशन, कैविटी बोल दो या डिप्रेशन बोल दो। क्लास तो अभी बेटा चलेगी, अभी बैठो आराम से। नींद आने लगी क्या सबको, थोड़ा सा हम धीरे पढ़ रहे हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है, ग्लिनाइड, अभी आधा घंटा और चलेगी। ग्लिनाइड कैविटी है, इसी ग्लिनाइड कैविटी में हमारा हाथ आके अटैच होता है। समझ आई बात, आगे समझ में। ग्लिनाइड कैविटी में क्या होता है, हमारा हाथ जो ये अभी तक सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर था, ये कहीं तो अटैच करना पड़ेगा ना, तो ह्यूमरस, जो ये वाला बोन था ह्यूमरस बोन, ये इसी ग्लिनॉइड कैविटी में जो एक्रोमियन में प्रेजेंट है उसमें जाकर फिट होता है। तो हमारा क्या हुआ, हाथ हमारे एक्सियल स्केलेटन से अटैच हो गया। समझ आ गई बात। तो इस पेक्टोरल गर्डल ने क्या करा, हमारे लिम्ब को अटैच करने का काम करा। समझ आई बात सबको, नीचे वाले डायग्राम में देखो,
देखो यहाँ पे दिख रही है, ये दिखाया इन्होंने ग्लिनोइड कैविटी, ये ग्लिनोइड कैविटी बनाई है ऐसे, और ये ह्यूमरस बोन है। तो ये कहाँ जाके, ये इसी कैविटी में जाके बोन अटैच हो गई। ठीक है, सॉकेट जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन होता है, अभी आगे ज्वाइंट में देखेंगे, तो ज्वाइंट में जाके एकदम फिक्स हो गई। तो पेक्टोरल गर्डल ने क्या करा, आपके दोनों हाथ को ऐसे करके अटैच कर दिया। सिमिलरली आपके पैर में क्या है, पेल्विक मैम गर्डल। ये आगे फिर स्टर्नम से भी अटैच होती है क्या चीज? मैम, ये वाली बोन। कौन सी? क्लैविकल? यस मैम। नो, क्लैविकल स्टर्नम से क्यों होगी? बिल्कुल नहीं होगी। वो एक तरफ तो एक्रोमियन से अटैच है और एक तरफ क्या है, दूसरी तरफ कहीं और अटैच होगी। ये स्टर्नम से अटैच नहीं होगी मेरे हिसाब से तो, नहीं। हम स्कैपुला वाली। कौन सी वाली? नहीं, ये भी नहीं होगी, नो। ठीक है, माइक ऑफ करो यार, किसका माइक ऑन है? ठीक है, तो गर्डल्स आर डिफरेंट, ये ऐसे अटैच नहीं होंगी स्टर्नम से। ठीक है, चलो। सिमिलरली आपका पैर की अगर हम बात करें तो पैर में क्या है, पेल्विक गर्डल इज देयर। पेल्विक गर्डल क्या करेगी, आपके दोनों पैर को एक्सियल स्केलेटन से अटैच करने का काम करेगी। कैसे? देखो इसमें जो ये बटरफ्लाई जैसा ब्लू कलर का आपको बोन दिख रहा है, ये क्या है, ये इस पूरे बोन को इन्होंने बोल दिया कॉक्सल बोन। और ये कॉक्सल बोन फिर 3 बोन से मिलके बना है। ठीक है, एक कॉक्सल बोन ये हो गया, एक कॉक्सल बोन ये हो गया, लेकिन एक कॉक्सल बोन भी 3 बोन्स की फ्यूजन से बना है। कौन सी बोन? इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, जैसे ये ऊपर वाला पोर्शन है, इसको बोला है इलियम, इसमें ये फ्यूज्ड है तो अलग अलग नहीं दिख रही। जैसे ये पोर्शन है, ये उतना हो गया इलियम। ठीक है, और ये है क्या, नीचे वाला ये इस्चियम इतना, और ये जो लास्ट में छोटा सा बचा है दिस इज इस्चियम। ये तीनों बोन कहीं ना कहीं फ्यूज है आपस में और एक बोन बना रही है जिसको हम कॉक्सल बोन बोल रहे हैं। अब इसी में क्या है, इसमें इस्चियम बोन में सिमिलरली जैसे ऊपर एक्रोमियन में ग्लिनोइड कैविटी थी, यहाँ पे क्या है, एसिटाबुलम कैविटी है। इस कैविटी में ये भी ऐसी राउंडेड कैविटी होगी जिसको हम एसिटाबुलम बोल रहे हैं, और इसमें हमारी फीमर बोन आके अटैच होगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरीके से अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है हमारे लिम्ब को। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्वेश्चन कहां से आएगा, क्वेश्चन आएगा यही कि हमारा फोर लिम्ब कौन सी कैविटी के थ्रू एक्सियल स्केलेटन से अटैच हो रहा है, ग्लिनोइड कैविटी से। और अगर हम हाइंड लिम्ब की बात करें तो वो कैसे अटैच हो रहा है, एसिटाबुलम की हेल्प से। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, हमारे लिम्स को अटैच करने का काम करेंगे। दूसरी बात, ये दोनों बोन्स आपस में कैसे अटैच है, जैसे ये बटरफ्लाई शेप का बोन है ऐसा सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये नीचे देख रहे हो, यहाँ पे ये अटैच है। ये क्या कर रहे हैं, दोनों प्यूबिक बोन्स को, जो ये एक लास्ट बोन थी ना प्यूबिस बोन, इन दोनों बोन्स को अटैच करता है कार्टिलेज की हेल्प से, जिसको बोलते हैं प्यूबिस सिम्फायसिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्यूबिस सिम्फायसिस। दोनों प्यूबिक बोन्स को क्या करा हुआ है, कार्टिलेज की हेल्प से अटैच करा हुआ है, और एक कॉमन स्ट्रक्चर जो बना है इसको हम बोल रहे हैं ओवरऑल पेल्विक गर्डल। ठीक है, सही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या रिपीट करूं बताओ? रिपीट में सिर्फ इतना था, जैसे 3 बोन बनाई हमने, 2 बटरफ्लाई शेप के 2 बोन है। आपके जो भी गर्डल है ना, पेक्टोरल गर्डल या फिर पेल्विक गर्डल, दोनों में ही क्या है, पेयर है, क्योंकि एक गर्डल इधर है एक इधर है। सिमिलरली नीचे, अब हाथ में तो आप देखो डिस्टेंस है तो ऐसा कोई ज्वाइन नहीं है, लेकिन आप देखो पैर में नीचे की तरफ ये दोनों क्या है, पेल्विक के जो दोनों बोन्स थे, दोनों कॉक्सल बोन थे, वो क्या है, वो आपस में कहीं ना कहीं ज्वाइन है। किस तरीके से ज्वाइन है, नीचे प्यूबिस सिम्फायसिस की हेल्प से। इन दोनों बोन्स को जो ज्वाइन कर रखा है उसको क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर को प्यूबिस सिम्फायसिस। तो ये हाइलन कार्टिलेज का एक क्या है, ज्वाइंट है। हाइलन कार्टिलेज की हेल्प से ये दोनों बोन्स क्या है, आपस में ज्वाइन करके एक गर्डल बना रहे हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेल्विक गर्डल। ठीक है, मैम ये पेल्विक गर्डल ये सैक्रम से कनेक्ट है ना? पीछे की तरफ, हाँ ये क्या है, Yes. ये ऊपर तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आप ये देखो पीछे वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये तो अलग है, नीचे देखो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, ये यहाँ पे तो ये डिफरेंट है, लेकिन ये पीछे यहाँ पर कनेक्टेड है कॉलम से।
ठीक है ना, यहाँ पे ऊपर वर्टिब्रे हो गया। और ठीक है, चलो यस मैम। आगे देखते हैं। ये देखो हमने देख लिया, ये सिर्फ वही चीज लिखी है दोबारा से। और इसमें ना, इसमें ज्यादा चक्कर में मत पड़ना है, इसमें पीडीएफ में बहुत ज्यादा दिया हुआ है। जो तुम्हारी एनसीईआरटी में उस पर जाना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिटेल में, इतना तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। हाँ, एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, ये कल भी हमने डिस्कस कर लेते कि टेंडन्स क्या होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं। टेंडन्स कल हमने स्केलेटन सिस्टम में देखा था कि बोन्स और स्केलेटन मसल्स जो हमारी अटैच्ड है वो किसके थ्रू अटैच होती है, टेंडन्स के थ्रू। और दो बोन्स और बोन्स आपस में कैसे अटैच हो रही है, लिगामेंट्स के थ्रू। तो ये दोनों टर्म्स थोड़े से याद रखना कि व्हाट इज टेंडन और व्हाट इज लिगामेंट। जैसे यहाँ पे दिखाया है, ये हो गया टेंडन, और ये मसल थी, क्योंकि ये मसल है और ये बोन है, तो अटैच किसने करा, टेंडन ने। और ये वाला बोन और ये नीचे वाला बोन, नी के ऊपर बोन, नी कैप पटेला, और नीचे जो ये फीमर है, इसको किसने, फीमर नहीं, क्या होगी ये, टिबिया। ठीक है, इसको किसने अटैच करा, लिगामेंट ने। तो बोन्स को अटैच कर दिया हमारी लिगामेंट। अब बात करते हैं बेसिकली जॉइंट्स की। देखो जॉइंट्स में क्या दिया हुआ है, जॉइंट क्या कर रहे हैं, एक तरीके से दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। और बोन्स की, जॉइंट्स की वजह से ही हम क्या कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं मूवमेंट भी कर पा रहे हैं। लेकिन जॉइंट्स ने क्या करा है, डिफरेंट तरीके के जॉइंट्स हैं, तो बोन्स का जो मूवमेंट है वो लिमिटेड है। सभी बोन्स में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, आपका जॉइंट देखने को मिलेगा। इसीलिए हर बोन का एक रेस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड मूवमेंट है। अब वो लिमिटेड मूवमेंट कैसे कैसे है वो हम डिफरेंट देखते हैं। पहली बात कि कोई भी जॉइंट जैसे फलक्रम की तरह काम कर रहा है, आपने उसमें फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, जैसे फलक्रम होता है, लोड होता है, इफेक्ट होता है ना, ये सब चीजें पढ़ी होंगी। फलक्रम क्या है, वो पॉइंट है, या यहाँ पे बायो में क्या बना रहा है, जॉइंट वो फलक्रम बना रहा है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, एक सेंटर पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने हाथ से कुछ उठाया, हमने लोड उठाया, तो सेंटर पॉइंट कहाँ पे आया, ये जो लोड बना, ये फलक्रम जो बना, ये हमारा जॉइंट है। ठीक है, और मसल्स में यहाँ पे खिंचा हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो हम अपने हाथ को उठा पाए। लेकिन ये जो सेंटर पॉइंट है, जॉइंट जो है, दैट इज फलक्रम। अब फलक्रम क्या है, ये तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना फलक्रम, कौन बताएगा व्हाट इज फलक्रम? मेरे साथ नहीं यार, पढ़ा होगा यार, ऐसे मत बोलो। हमें पुली की तरह होता होगा ना? हाँ, ऐसा ही कुछ, जैसे पुली में नहीं बनाते, ऐसे डायग्राम बनाया, रस्सी आएगी और ऐसे करके चली जाएगी, फिर वो लोड उठाएगी, ऐसा कुछ होता है ना यार। फलक्रम पढ़ अभी। मैम मैंने फीमर्स के बारे में भी पढ़ा था। किसके बारे में? फीमर्स के बारे में फिजिक्स में क्वेश्चन आया था कि फीमरिक वाली। यस। सीमर्स क्या होता है मतलब? फीमर्स। फीमर, फीमर। यस मैम। फीमर कहाँ आ गई वहां पे? मैम क्वेश्चन था कि हमारी अगर फीमर बोन है, उसमें 70 किलो का मतलब वजन है, तो वो उनमें कितना लोड पड़ेगा। अच्छा, तो उन्होंने वैसे मैं क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, सही कह रहे हैं, क्योंकि उसको जिसने क्वेश्चन बताया उसको पता है तुमने बायोलॉजी में फीमर पढ़ा होगा, इसीलिए ऐसे दिया होगा, एग्जाम्पल के नाम पे ऐसे आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना, एक तरीके से क्या, हार्ट अटैक भी है, हार्ट हार्ट अटैक भी अटैक? है। यस मैम, फिजिक्स में है ना। अच्छा अच्छा, हाँ होगा, मतलब होगा, मतलब लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं मैम बायो से रिलेटेड फिजिक्स में। हाँ आते हैं आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम बायो में भी सेम चीज, क्वेश्चन पेपर जो बंदा बना रहा है उसको पता होता है कि क्या क्या आप पढ़ रहे हो, तो वो मिक्स करके बना देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेचारों का क्या हाल होता होगा जो मैथ्स पढ़ते हैं। तो उसके पास नहीं आएगा, वो बायो वाले के ही पास आएगा, तुम्हारे उसके पास थोड़ी जाएगा वो क्वेश्चन। तुम अपने स्कूल के पेपर की बात कर रहे हो? मैम टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है, हाँ तो फिर उसको अलग से समझाना पड़ता होगा मैथ्स वाले को। जैसे मैथ्स भी तो समझानी पड़ती है ना बायो वाले को, तो सेम कंडीशन वहां पे अप्लाई होती है। जब मैथ्स तुम्हारे पोर्शन में आएगी तो तुम्हें समझने में दिक्कत होगी, तो ऐसी बायो वाले, मैथ्स वाले को भी होती है बायो समझने में। तो ठीक है, तुम समझ गए ना फलक्रम का कहने का मतलब क्या है। ये एक तरीके से लोड बियर कर रहा है, जॉइंट क्या कर रहा है, लोड बियर कर रहा है और मूवमेंट करवा रहा है उसके थ्रू। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, जॉइंट्स को देखो, अगर हम डिवाइड करें तो बेसिकली 3 तरीके के जॉइंट हमें देखने को मिलेंगे। एक है फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। 3 मेन जॉइंट, 3 कैटेगरी हैं, और इनमें फिर अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे हम फाइब्रस जॉइंट की बात करें तो ये बिल्कुल सील्ड जॉइंट्स हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है,
ठीक है, जो ये जॉइंट्स बने हुए हैं बिल्कुल सील बंद है, जैसे हमने स्यूचर्स की बात करी थी, स्कल में हमने स्यूचर्स की बात करी थी कि ये सारी बोन्स कैसी हैं, स्यूचर्स के थ्रू अटैच्ड है। तो ये स्यूचर्स कैसे हैं, ये फाइब्रस जॉइंट्स हैं, बिल्कुल सील बंद है, यहाँ पे कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकता। तो फाइब्रस जॉइंट्स का विशेषता यही है कि इन जॉइंट्स पे कोई मूवमेंट नहीं होता। सही है। दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जो हमारे पीछे किसमें मिलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम में, उनमें भी लिमिटेड मूवमेंट है। वो ऐसा नहीं है कि जैसे हमने हाथ हिला दिया पूरा, वर्टिब्रल कॉलम में ऐसा नहीं, वो लिमिटेड मूवमेंट है। तो ऐसे जॉइंट्स होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, सिर्फ लिमिटेड मूवमेंट शो करेंगे। और एक है फिर साइनोवियल जॉइंट्स, जिनमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मूवमेंट, यानी कि अच्छा खासा मूवमेंट, जो ये बाकी हमारे जॉइंट्स है, जो भी बॉडी में हम हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं या फिंगर्स हिला रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब साइनोवियल जॉइंट्स है। इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, प्रॉपर मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो हमारे आगे के डिविजन्स हैं, ठीक है, बाकी के जो हमारे डिविजन्स है वो सब साइनोवियल जॉइंट्स के, क्योंकि फाइब्रस में तो कोई मूवमेंट है ही नहीं। और इसमें कार्टिलेजिनस का एग्जांपल क्या हो गया आपका, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, पीछे वर्टिब्री में जो जॉइंट्स है, दीज आर कार्टिलेजिनस जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट्स को बेसिकली फिर डिवाइड करा गया है, जैसे पहला हो गया, अब इसमें ध्यान रखना, दीज आर इंपॉर्टेंट, जॉइंट का नाम और उसका एग्जाम्पल हाईली इंपॉर्टेंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो अभी हमने देखा, पेक्टोरल गर्डल हमारे हाथ को, ह्यूमरस बोन को, यहाँ पे भी देख लो, ये जॉइंट कैसा था, ये है ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, ये ग्लिनोइड कैविटी में क्या हुआ, हमारे ह्यूमरस बोन का जो हेड था, मैम कार्टिलेजिनस वाला दोबारा समझा दो। कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या है, लिमिटेड मूवमेंट है। जैसे पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, तो आप झुक तो रहे हो ना, झुक पा रहे हो नीचे, तो एक यस लिमिटेड मैम। तो शो कर ही रही है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी हिला लोगे बोन को, लिमिटेड मूवमेंट इज देयर। अब इन बोन्स में भी आप देखोगे लिमिटेड ही मूवमेंट है। अब जॉइंट, ये जो आपका यहाँ का जॉइंट है, ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना हाथ, इससे पीछे तो नहीं जा सकता, लिमिटेड मूवमेंट। ठीक है, लेकिन आप ये वाला देखो, अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये जो हाथ का जॉइंट होता है, या पैर में जो जॉइंट है नीचे पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल के, दोनों जॉइंट्स कैसे हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें क्या है, जो आपका क्लिनोइड कैविटी था, इसमें डायग्राम में देखो, एक तो है बॉल, जो कौन सा है, पेक्टोरल गर्डल में ग्लिनोइड कैविटी देखी थी, वो राउंडेड स्ट्रक्चर बना रही थी, तो इस राउंड में बोन का हेड ऐसे आके लगा हुआ है। बोन कैसी होती है, डॉग वाली बोन, ध्यान करो, डॉग वाली बोन ऊपर से गोल होती है, तो वही चीज है, वो गोल क्या है, एक तरीके से बॉल है, और सॉकेट हो गया आपका गर्डल, उसमें ऐसे अटैच और चारों तरफ ये ऐसे घूम सकती है। हाथ को हम ऐसे घुमा सकते हैं, क्यों घुमा सकते हैं, यहाँ नहीं घुमा सकते आप, यहाँ पे घुमा लोगे, नुई पे नहीं घुमाओगे, क्योंकि जॉइंट इज डिफरेंट। तो ये वाला जो जॉइंट होता है, इसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट है, इस जॉइंट में क्या है, मैक्सिमम मूवमेंट शो करता है ये जॉइंट, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल, और नीचे फीमर और पेल्विक गर्डल में ये जॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गुड नाइट। सही है, तो पहला जॉइंट ये हो गया, बॉल एंड सॉकेट। सही है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ मूवमेंट इसी जॉइंट में देखने को मिलता है। दोनों के एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, बुक में जो एग्जाम्पल दिया है दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। आगे देखो, सेकंड जॉइंट है हिंज जॉइंट। हिंज का मतलब क्या होता है, हिंज होता है हिंदी में कब्जा, जैसे दरवाजे में लगा होता है हिंज, दरवाजे में लगा होता है ना, और दरवाजा किधर को खुलता है, एक ही तरफ को खुलता है, फिर वो दूसरी तरफ नहीं खुलेगा। तो इसी तरीके से क्या है, ये जो जॉइंट है दैट इज हिंज जॉइंट। आपका हाथ पीछे नहीं जा सकता, बस ऊपर नीचे, नीचे अंदर और नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। यहाँ पे देखो, जैसे इसमें क्या है, हिंज मतलब एक तरीके से एक गड्ढा है, और बस इधर से इधर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शो करेगा, सिर्फ एक एक्सिस में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंज जॉइंट में जो मूवमेंट होगा वो सिर्फ एक एक्सिस में होगा, एक ही एक्सिस चल रही है ना, ये दूसरी तरफ तो इधर ऐसे तो जा सकता है, लेकिन नीचे नहीं जा सकता। और ठीक है, एक ही एक्सिस में क्या हो रहा है, आपका मूवमेंट हो रहा है। तो दिस इज हिंज जॉइंट। यहाँ पे डायग्राम में देखो, हिंज जॉइंट ओपन और हिंज जॉइंट क्लोज। सही है, तो ये एग्जांपल याद रखना कौन सा है,
एल्बो का और नी का। नी में भी सिमिलर है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, पीछे की तरफ तो ऊपर तो नहीं ले जा सकते आप। तो एल्बो और नी का जो जॉइंट है दैट इज हिंज जॉइंट। इसके बाद देखते हैं पिवोट जॉइंट, पाइवट भी बोलते हैं इसको। पाइवट जॉइंट कहाँ मिलेगा, जो आपका ये है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि एटलस वर्टिब्री और आपका स्कल जो ऐसे करके ये मूव कर पा रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो रहा है, दिस इज पाइवट जॉइंट, सही है। अलाउज रोटेशन अलोंग वन एक्सिस ओनली, ठीक है, आप रोटेट कर सकते हो ना हेड को ऐसे करके। तो ये क्या है, एक तरीके से ये तो जो सेंटर रॉड थी, ये क्या है, एक तरीके से सेंट्रल रॉड जिसको हमने क्या बोला, वर्टिब्रल कॉलम, और ये हेड हो गया, एक तरीके से ये मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। आप उसको क्या कर सकते हो, एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड हेड को मूव कर सकते हो। इस तरीके के जॉइंट को क्या बोलते हैं, पाइवट जॉइंट, रोटेशन अराउंड द एक्सिस, ठीक है। और बाकी जैसे हमने देखा था कि हमारी स्कल कैसी है, डाइकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक होने की वजह से ही क्या कर पा रहे हैं हम, ऐसे इसको इधर से इधर नॉड कर पा रहे हैं, यस नो ऐसे जो मूवमेंट शो कर रहा है, ये हमारी स्कल क्योंकि डाइकोंडाइलिक भी है, और इस पे जो जॉइंट है वो पाइवट जॉइंट है, वो रोटेशन अलाउ करता है हमारे स्कल को, ठीक है। किसके अराउंड, फर्स्ट C1 वर्टिब्री के अराउंड। समझ आ गई बात। हाँ देखो एक और भी एग्जांपल है, देखो एटलस और एक्सिस वर्टिब्री। एक्सिस एटलस कौन सी थी, C1 वर्टिब्री, और एक्सिस कौन सी थी, C2 वर्टिब्री। तो ये दोनों मिलके क्या कर रही है, हेड को सपोर्ट भी कर रही है और इसको राउंडेड रोटेशन में भी अलाउ कर रही है। समझ आई बात, ठीक है। पाइवट जॉइंट कहाँ पे मिलेगा, ध्यान रखने एग्जांपल्स बुक में जो दिया है ये बुक वाले ही है जो रेड वाले लिखे हैं, ठीक है। तो एक्सिस और एटलस वर्टिब्री और जो हेड का मूवमेंट हम पूरा शो कर रहे हैं, दिस इज ड्यू टू पाइवट जॉइंट। और एक पॉइंट ये भी याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, जैसे हिंज जॉइंट में जो रोटेशन है या मूवमेंट है सिर्फ एक एक्सिस में है, ठीक है, एक ही एक्सिस में है। लेकिन अगर हम पाइवट जॉइंट की बात करें तो ये रोटेशन है अराउंड द एक्सिस। तो ये वर्ड्स जो है 270 डिग्री होता है ना इसका रोटेशन, बस हाँ 270 डिग्री रोटेशन होता है ना मैम। ठीक है ना, जैसे इधर से इधर तक या ऐसे मून मान लो, ठीक है, 360 पूरा नहीं घुमा सकते हम। इसके अलावा एक जॉइंट है ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ मिल देखने को मिलेगा, बिटवीन द कार्पल्स, जो आपके ये थे, ठीक है, रिस्ट वाले जो बोन्स थे, इसमें क्या मिलेगा आपको, दो एक्सिस के ऐसे ऐसे आप पूरे इसको ऐसे मूव कर सकते हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, लेकिन ऐसे याद रखना है इसको, ऐसे एक एक्सिस और ऐसे भी दूसरे एक्सिस में, दोनों तरफ। यहाँ डायग्राम में देखो, बैक एंड फोर्थ और लेफ्ट और राइट, इसके अराउंड क्या कर पा रहे हो, अपनी आप कार्पल्स को या रिस्ट बोन्स को मूव कर पा रहे हो। तो ऐसे जॉइंट को बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। यानी कि जो दो यहाँ पे जो बोन्स है, 8 की 8 बोन्स, ये क्या कर रही है, एक दूसरे पे ग्लाइड कर रही है, स्लिप सा हो रही है, और उस मोशन की वजह से ये हाथ हमारा मूव कर पा रहा है, ठीक है। इसी को इलिप्सॉइडल जॉइंट भी बोल देते हैं, लेकिन आपकी बुक में शायद ग्लाइडिंग लिखा है, तो ग्लाइडिंग के नाम से याद रखना। आगे देखते हैं, एक है फिर लास्ट है आपका सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट कहाँ देखने को मिलता है, इसमें आपके थंब में, ठीक है, जो आपका कार्पल है और मेटाकार्पल है थंब का, ठीक है। कार्पल तो ये हो गया नीचे का, मेटाकार्पल क्या हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन, और कार्पल हो गया यहाँ पे। तो आपका ये थंब क्या कर रहा है, थंब में एक अलग सा रोटेशन देखने को मिलता है। ये कैसे, सैडल का मतलब क्या होता है, सैडल पता है किसी को, सैडल, नहीं मैम। सैडल वो होते हैं, देखो जो हॉर्स होता है ना, घुड़सवारी अगर किसी ने किया तो उसके ऊपर एक वो पड़ा रहता है ना, बैठने की सीट सी तुमने देखी हो अगर, यस मैम। है ना, तो उसको सैडल बोलते हैं। वो ऐसे कलर ऐसी सी होती है, थोड़ी यू शेप की सी ऐसी होती है, और साइड में इधर लटकी होगी और दूसरी साइड भी लटकी होगी, तो उसको सैडल बोलते हैं बेसिकली, जो वो सीट होती है जिसपे बैठ के आदमी घोड़ा चलाता है। तो इसी मैम तरह, मैंने सारी बोन्स का कल ही एनिमेशन देखा था मैम, इसलिए आसान हो रहा है पढ़ना। हाँ तो फिर तो बढ़िया है। तो ये ना स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा सही है, इसीलिए इसको सैडल बोल देते हैं। एक स्ट्रक्चर ऐसी कर्वेचर लिए हुई है, एक ऐसे होगा और एक दूसरी तरफ से कर्वेचर लिए होगा, और ये दोनों आपस में फिट है। यहाँ पे लिखा भी है देखो, एक बोन में कॉन्वेक्स सर्फेस और एक में कॉनकेव, तो दोनों आपस में फिट है
और उसी तरीके से क्या हो रहा है, वो मूवमेंट शो कर रही है। ठीक है, ऐसी चीजों को तुम वीडियो के थ्रू देखोगे ना तो वो ज्यादा इजी हो जाती है, यहाँ पे समझाना थोड़ा सा ट्रिकी। ठीक है, कहाँ है हॉर्स? यस मैम। यहाँ कहाँ बना है हॉर्स? हॉर्स के ऊपर जो वो सीट होती है जिसपे बैठते हैं उसको बोलते हैं सेडल। तो उसी से इंस्पायर होकर इसका नाम रखा है सेडल जॉइंट। इसका एग्जाम्पल याद रखना, जो हमारा थंब का कार्पल और मेटाकार्पल है उसके बीच में जहाँ पे ये जो जॉइंट है, दिस इज क्या? सैडल जॉइंट। ठीक है, चलो अब ये वही चीज है, दोबारा इसको छोड़ते हैं। वैसे तो और भी होते हैं लेकिन बुक में इतने ही दिए हैं। हाँ ये बुक वाली है, ठीक है चलो। अब लास्ट है, देखो इसमें डिसऑर्डर्स क्या है, डिसऑर्डर्स हैं बस लास्ट, फिर देखते हैं। तो डिसऑर्डर्स अगेन तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी के जितने भी है ध्यान रखना है इसको। पहला कंडीशन है माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है, बेसिकली आपका जो मसल्स का है, ये तीनों ऊपर वाले मसल्स के हैं और नीचे वाले स्केलेटन सिस्टम के हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या हो रहा है, आपकी जो मसल्स है और नर्व्स है, मसल और नर्व के बीच में हमने कल देखा था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज देयर। नर्व जब मसल को सिग्नल पास कर रही थी तो वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू पास करती है। न्यूरॉन क्या होता है, मसल हो गया। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमारी एंटीबॉडीज, वैसे तो एंटीबॉडीज फॉरेन एजेंट को किल करती है, जो उसे लगेगा एंटीजन है और बाहर से आया हुआ कोई भी जर्म पार्टिकल है या कुछ भी है उसको किल करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मायोस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन में हमारा जो एंटीबॉडीज है वो हमारे इसके न्यूरॉन्स के जो सिग्नलिंग है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनको ब्रेक करने लगती है। ठीक है, उनमें कुछ ऐसा इम्यून, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है ये कहीं ना कहीं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर उसको बोल देते हैं जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की सेल्स को ही किल करने लगता है। तो इसमें वही होता है कहीं ना कहीं, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो हमारी बॉडी का पार्ट है, लेकिन हमारी एंटीबॉडीज उसको पहचान नहीं पा रही और वो क्या करेंगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स को ही किल करना शुरू कर देंगी। और जब न्यूरोट्रांसमीटर इफेक्ट होंगे तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी कहीं ना कहीं क्या होता है, इफेक्ट होता है और मसल्स हमारी ठीक से काम नहीं कर पाती। क्या हो जाती है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा नर्व्स के और मसल्स के बीच में, और उसी की वजह से क्या है, हमारी जो मसल्स हैं वो वीक हो गई, सही से ऑपरेट नहीं कर पा रही, क्योंकि सिग्नल ही नहीं मिल रहा। सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी तो धीरे धीरे सिग्नल क्यों नहीं मिलेगा? क्या चीज, हम सिग्नल क्यों नहीं मिलेगा? सिग्नल इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कल देखा था कि न्यूरॉन आया, न्यूरॉन जब भी सिग्नल पास करेगा तो वो कैसे करता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, जैसे आज हमने सिनेप्स में देखा यस मैम। है ना। तो ये एंटीबॉडीज क्या करेगी, इस न्यूरोट्रांसमीटर को ही किल करना शुरू कर देगी, तो सिग्नल ट्रांसफर ही नहीं होगा मसल में, और जब मसल काम नहीं करेगी तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, मसल हो जाती है वीक। अगर कोई आदमी भी बैठा ही रहे सारे दिन तो वो कमजोरी हो जाएगा ना, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा हम स्ट्रांग रहेंगे। वही केस मसल के साथ है, मसल ना तो कुछ काम करिए, धीरे धीरे क्या होगी, वो टायर्ड हो जाएगी मसल, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि सिग्नल ही नहीं मिल रहे। तो एबनॉर्मल क्या होता है इसमें, मसल की वर्किंग हो गई एक तरीके से, ठीक है, वीकनिंग हो गई मसल्स की। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मायस्थीनिया ग्रेविस। जैसे ये बोलते हैं आईब्रो क्या होती है, आईब्रो का मसल इफेक्ट होता है तो आंख कैसी हो जाएगी, ऐसे ऐसी हो जाएगी नीचे, ऐसे सोती सोती सी। ठीक है, तो क्योंकि आपकी मसल यहाँ की काम ही नहीं कर रही तो वो एक तरीके से ड्रॉप हो गई आईज, और ऐसे ऐसे रहेगी जैसे सो रहा हो आदमी। ठीक है, तो ये कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं इसके। एक है सिमिलरली फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये अपने आप में कोई मसल का डिसऑर्डर नहीं है, ये मसल को इफेक्ट करने वाली डिसऑर्डर्स हैं। जैसे ऊपर वाला एंटीबॉडीज या हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से मसल इफेक्ट हो रही है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से मसल्स इफेक्ट हो रही हैं। ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं ऐसी देखने को मिलेगा कि जीन्स में कुछ म्यूटेशंस की वजह से क्या हो रहा है, हमारी मसल्स ठीक से काम नहीं कर पा रही, वो बन ही नहीं पा रही। इनमें क्या होता है, बेसिकली जो मसल्स को हेल्दी रखने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं ना, वही बनने कम हो जाते हैं, वही कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं, जेनेटिक म्यूटेशन है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। ठीक है, तो जब प्रोटीन्स ही नहीं होंगे तो ओवरऑल मसल्स कैसी हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। ठीक है, वो काम भी सही से नहीं करेंगी, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी।
एक है फिर टिटनी। टिटनी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। टिटनी में क्या होता है, अगर आपके ओवरऑल बॉडी में कैल्शियम ही लो हो गया तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट होगा। और इफेक्ट किस रेट में होगा कि मसल्स में आपके इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे। इनवॉलेंट्री मतलब एक तो वॉलेंट्री हो गया कि जब सिग्नल आया तब मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेकिन कैल्शियम की डेफिशिएंसी के केस में क्या हो रही है। हाँ बोलो। मैम इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन में मैम हम क्रैम्प्स भी काउंट करते हैं? हाँ, ये क्रैम्प्स में भी आता है, क्रैम्प्स और स्पाज्म दोनों इसमें टिटनी वाली कंडीशन में ही आता है। ओके मैम। उसमें क्या हो रहा है, एक तो ये होता है कि जब सिग्नल आया तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेकिन क्रैम्प्स वाली कंडीशन में या स्पाज्म वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, सिग्नल आते जा रहा है आते जा रहा है आते जा रहा है, तो मसल अनलिमिटेडली क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है, जरूरत भी नहीं है तब भी कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बोलते थे, टिटनी। और ये किस वजह से हो रहा है, हमारा लो ब्लड सोडियम, जब हमारे ओवरऑल बॉडी में कैल्शियम का, सोडियम नहीं सॉरी कैल्शियम, ओवरऑल कैल्शियम क्या हो गया, बॉडी में ड्रॉप हो गया, हाइपोकैल्सीमिया, तो उस कंडीशन में हमें टिटनी या क्रैम्प्स का कंडीशन देखने को मिलता है। ठीक है मैम, ये वही है क्या जब कहते हैं नस पे नस चढ़ गई? क्रैम्प्स में तो कभी कभी होता है, हाँ यही नहीं, नस पे नस वाले कंडीशन तो ये नहीं होगा शायद। क्रैम्प्स तो उसको बोलते हैं ना, जैसे मोच सी आ गई टाइप से, वो वाले Yes. कंडीशन होते हैं ना। ओके मैम। चलो फिर एक है, ये तो तीनों मसल्स की हो गई ऊपर। मैम तो फिर नस चढ़ जाने वाले को क्या बोलते हैं? नस में तो शायद वो होता है कि जैसे आपका ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इफेक्ट होता है, नस जो नर्व में ब्लड सप्लाई जा रही है ना कहीं वो रुक जाता है किसी। हाँ वो इफेक्ट होती है। ओके मैम। लेकिन उसमें भी दर्द बहुत तेज होता है। चलो उसके बाद देखते हैं आर्थराइटिस, और फिर ये ऑस्टियोपोरोसिस और ये गाउट, ये तीनों एक तरीके से स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड है। आर्थराइटिस में क्या है, जो आपके जॉइंट्स हैं उनमें क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन अगेन वही कि जॉइंट्स में क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई तो जो मेनली या रेडनेस। क्या हुआ, क्या हो गया जॉइंट्स में। अब आप देखोगे ना कि आर्थराइटिस, तो आर्थराइटिस में भी दो कंडीशन है, एक तो है ऑस्टियो आर्थराइटिस, एक होती है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस। दोनों में डिफरेंट कंडीशन है, कहीं ना कहीं एक तो लिमिट उससे हमारे किससे अटैच्ड है, जेनेटिक डिसऑर्डर से। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस कहीं ना कहीं जीन से भी रिलेटेड होता है। और ऑस्टियो आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, जो आपके बीच में जैसे जॉइंट्स हैं, तो उन जॉइंट्स में क्या होगा, कहीं ना कहीं बोन्स क्या होने लगेंगी धीरे धीरे, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए उसको, इरोड होने लगेंगी। ठीक है, बोन्स क्या करने लगेंगी, धीरे धीरे वहां से हटने लगेगी, जो कार्टिलेज है वो हटने लगेगी, तो ये बोन आपस में कहीं ना कहीं स्क्रैच करेंगी दोनों बोन्स। एक कंडीशन तो ये होती है कि दोनों बोन्स स्क्रैच कर रही है, और उस स्क्रैचिंग की वजह से क्या हो गया, वहां पे जॉइंट में पेन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, आपके इसमें जॉइंट्स में बीच में क्या होता है, दो बोन्स के बीच में जैसे साइनोवियल जॉइंट है, तो यहाँ पे फ्लूइड होता है जो दोनों बोन्स को फ्रिक्शन, दोनों बोन्स को टकराने से बचा रहा है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर वाले कंडीशन में ये आपका जॉइंट जो है इसमें फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा, साइनोवियल फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है, तो वो कैसा दिखेगा, फिर वो आपको जो जैसे घुटने में हो गया तो वो आपको सूजा हुआ दिखेगा, काफी सूज जाएगा वो जॉइंट, क्योंकि वहां पे फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हो गया। लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन होता ही है, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, और पेन तो होगा ही होगा। ठीक है, तो आर्थराइटिस लिगामेंट कमजोर हो जाते होंगे ना है, मैम, लिगामेंट कमजोर हो जाते होंगे ना, इसीलिए जॉइंट में दर्द होता होगा। लिगामेंट भी कहीं ना कहीं कमजोर हो गई, और आपको जो बोन थी ना वो भी इरोड हो जाती है, और वो आपस में टकरा रही है, फिर तो टकराएंगे तो दर्द तो होगा ही, फिर वो वाली चीज है। आगे देखते हैं, फिर है एक ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये हमारे एज से और कहीं ना कहीं हार्मोन से रिलेटेड है थोड़ा सा। इसमें क्या हो गई, बोन की जो बोन की डेंसिटी थी, बोन की डेंसिटी जो थी वो कम हो गई। ठीक है, बोन क्या हो रही है, डिग्रेड भी हो रही है और साथ के साथ बन भी रही है। कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम मिलता जा रहा है, बोन बनती जा रही है, और सेल्स ब्रेक भी होती जा रही है।
लेकिन एक एज के बाद, जैसे हमने फीमेल्स में भी सुना है कि डॉक्टर के पास आप जाओगे, अगर 40 से प्लस कोई लेडी डॉक्टर के पास जाएगी तो सबसे पहले उसको कोई बीमारी हो या ना हो, वो उसको कहते हैं टीवी में आता है हाँ कि कैल्शियम खा लो, और साथ के साथ विटामिन डी भी दे देगा। तो वो इसीलिए देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं एक एज रिलेटेड फैक्टर भी है, और साथ के साथ फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज एस्ट्रोजन का लेवल हो जाता है कम, ठीक है। और जहां एस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ वहीं आपकी बोन डेंसिटी इफेक्ट होने लगती है, क्योंकि बोन्स के जो ये बोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन प्लेज अ मेजर रोल, ठीक है। बोन्स की पोरोसिटी, बोन्स की डेंसिटी को बनाए रखने में एस्ट्रोजन का रोल है, और जैसे ही मेनोपॉज आता है आपका एस्ट्रोजन का लेवल हो जाता है कम। तो कहीं ना कहीं ये एज रिलेटेड तो है ही और सेक्सुअल रिलेटेड भी है, क्योंकि लेडीज में क्या हुआ, एकदम से डाउन हो गया एस्ट्रोजन का लेवल, तो आपकी बोन डेंसिटी इफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। और बोन जब वीक हो जाएगी तो उसमें क्या है, फिर फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और फ्रेजाइल भी हो जाएगी, नाजुक हो जाएगी बोन। तो ऐसी कंडीशन को बोल देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि पोरस हो गई बोन। कैसी हो गई, सॉफ्ट हो गई बोन। लास्ट कंडीशन है एक गाउट। गाउट में क्या होता है, इसमें भी आपके जॉइंट्स में ही इन्फ्लेमेशन होगा, लेकिन रीजन क्या है कि आपकी बॉडी में जो यूरिक एसिड था उसके क्रिस्टल्स आपके जॉइंट्स में जाके क्या होगा, डिपॉजिट होने शुरू हो गए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जैसे ये जॉइंट था, यूरिक एसिड कहाँ से आया, हमने उसमें पढ़ा था ना एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, कि जब हमारे प्यूरिन्स और प्रोटीन्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन करे जाते हैं तो उनसे यूरिक एसिड बनता है, यूरिया बनता है। तो वही यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स मान लो निकल नहीं पा रहे, एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं क्या हुआ, मान लो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने शुरू हुए, और इनकी भी कोई ना कोई फेवरेट लोकेशन होती है डिपॉजिशन की। तो ये जॉइंट्स के आसपास क्या हो गए, धीरे धीरे डिपॉजिट होने शुरू हो गए। तो फिर ये वही होगा कि इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है, पेन तो होगा ही होगा, क्योंकि जो जगह नहीं थी उसमें आपने एक्स्ट्रा सामान ला के रख दिया, तो वो जितनी जगह थी वो सब घिर गई, क्रिस्टल्स ने वो जगह घेर ली, तो पेन तो होना ही होना है। इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ ब्लड क्या करेगा, ब्लड की सेल्स आके इसको कहीं ना कहीं हटाने का कोशिश करेंगी, तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है। ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो रेडनेस आपको दिखेगी, वहां पे क्या हो रहा है, ओवरऑल फ्लूइड जो ब्लड का फ्लो आ रहा है वो इंक्रीज हुआ तो स्वेलिंग भी होगी। तो ओवरऑल इन्फ्लेमेशन आपको ज्वाइंट्स में देखने को मिलेगा। दोनों में कंडीशन सेम है, आर्थराइटिस में और गाउट में, लेकिन रीजन डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, गाउट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैम हाँ जी बोलो। मैम जैसे नीला पड़ जाता है तो उसमें क्या होता है? नीला पड़ जो पड़ जाता है ना, उसमें तो ये कहते हैं कि आपका जो ये ब्लड वेसल था, जो ऊपर का स्किन एरिया था या जो भी नीचे अगर ब्लड वेसल भी थी, तो उसमें क्या हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं चोट लगी है, ठीक है। तो उस कंडीशन में बोल देते हैं कि वो नीला पड़ गया। कहीं कहीं पे ये भी होता है कि जैसे हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, यस मैम। उस बंदे की अगर जरा सी भी चोट लगेगी ना तो वो एकदम नीला हो जाएगा, वो ब्रूज सा बन जाता है, ठीक है। कई बार ओके। मतलब हेड में चोट लगती है और मैम तब भी वो ब्लड वगैरह नहीं निकलता है। किसमें 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 चोट लगती है, नेक में, हेड में। हेड में? हेड में